मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद बनाओ, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी। आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस बॉन्डिंग को बनाना है कि जहां पर आपके हस्बैंड का खुद दिल करे कि मैंने अपनी बीवी की हेल्प करनी, कि हमारी जो माइंड मैपिंग हो रही है, हमने शादी कैसे करनी है, शादी किस तरह के बंदे से करनी है, शादी के लिए कौन सा बंदा बेहतरीन हो सकता है, ये हमें गूगल बता रहा है, ये हमें डिजिटल वर्ड बता रहा है। आप सोचें कौन से दौर में ऐसा होता था कि जब आपकी फर्स्ट नाइट होती थी तो आप पूरा उसका वीलॉग बनाते थे, लेकिन आजकल वो एक एक चीज आपको दिखाई जा रही है। वो अली इर्तिजा का एक शेर है ना कि ये दोस्ती निकाह में बदलेंगे एक दिन, यूं ही तुम्हारे वास्ते खर्चा नहीं किया। बिल्कुल। औरत जो है अपने आप को कब अकेला फील करती है? औरत सबसे ज्यादा खुद को लोनली तब फील करती है जब कोई उसके लिए इमोशनली अवेलेबल ना हो। आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला बिना मकसद के कोई शख्स भेज ही नहीं सकता। अगर वो आ रहा है तो ये अल्लाह की प्लानिंग है। तो मैं तो उस शख्स को कभी गाली नहीं दूंगी, मैं तो बल्कि जितना शुक्रगुजार उन लोगों का करती हूँ जो मुझसे नफरत करते हैं, उनका उतना नहीं करती जो मेरे साथ अच्छे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि जिंदगी में अल्लाह ताला ने जब आपको कुछ बनाना होता है ना, एवरेज लोगों से निकाल कर अबव एवरेज लेके आना होता है, तो वो तब आपकी जिंदगी में चैलेंजिंग लोग लेके आता है। अहबाब ग्रामी, अंदाज़े नजम में खुश आमदीद। आज हम आपको एक ऐसे सफ़र पर लेके चलते हैं जहाँ पर दिल, दिमाग और रूह तीनों एक साथ चलते हैं। आज हम बात करेंगे औरत की खुददारी, उसकी वफा, उसकी चाहत और उसके दुख की। कैसे वो रिश्तों में ख़ुद को मिटाकर जीती है और फिर ख़ुद को पाकर सारी कायनात जीत लेती है। तो आइए दिल, दिमाग और रूह के दरवाज़े खोलिए। शायद हमारी आज की गुफ्तगू आपको खुद से और ज़िंदगी से नए सिरे से मिलवाए। आज हमारे साथ हैं मुबशरा तैयबा, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, रिलेशनशिप कोच हैं और वो ऐसी राजदान हैं जो जहन के ज़ख्मों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। आइए मिलवाते हैं आपको मुबशरा तैयबा से। कैसी है मुबशरा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, आपको ये स्टूडियो कैसा लगा और यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा? मेरा ख्याल है दिस इज़ द फर्स्ट स्टूडियो आई हैव सीन कि जिसमें इतनी आपको कल्चरल और आर्ट और तहजीब के साथ आप एक अजीब सा कनेक्शन फील करते हो जो कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं आज के डिजिटल एरा में। तो आई एम ग्लैड टू हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं कि मुझे बताइए ये क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या चीज़ है और ये इल्म जो है इंसान को क्या फ़ायदा देता है? अच्छा, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है बेसिकली इट्स अ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी कि जिसमें हम आपके जितने इमोशनल, आपके बिहेवियरल और आपके मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम असेस करते हैं, डायग्नोज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट और उसकी प्रिवेंशन पर काम करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है। मतलब आफ्टर साइकोलॉजी और आफ्टर क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ने के बाद मुझे ऐसा फील होता है दुनिया में ऐसा कोई पेशा नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आपकी साइकोलॉजी अप्लाई नहीं होती। क्योंकि हम जो हैं वो किसके ऊपर काम कर रहे हैं? आपके माइंड पर, बिल्कुल, आपके बिजनेस में, आपकी आपकी किसी भी फील्ड में आपका दिमाग तो इस्तेमाल होगा ना। बिल्कुल। तो जितने आप मेंटली हेल्दी होंगे, जितने आप मेंटली अच्छे साउंड करेंगे, उतना ही आपका प्रोफेशन और आप किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं चाहे पर्सन या प्रोफेशन, आप उतना ही ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि अमूमन हम देखा है कि ये कुछ तावीज़ गुंडे भी साथ इस्तेमाल किए जाते हैं जब कुछ साइकोलॉजिस्ट, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग जो है ना वो इसके रसिया हैं, उनको लगता है कि शायद वो इस तरीके से भी अगर उनको कुछ शफ़ी मिलती है तो इसके अंदर वो शामिल करते हैं। तो आपका तरीका इलाज जो है या जिस तरीके से आप लोगों की जो है ट्रीटमेंट करती हैं तो उसमें कहीं पर ये आंसर शामिल करती हैं आप? इसमें देखिए हमारे पास ऐसे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं जो पीर और बाबाओं और दम तवीज़ करा के आते हैं। क्योंकि उनको कहीं उसके रिलेटिव्स ने पहले बताया होता है कि अगर आपके बच्चे या बच्ची को या किसी को ये मसला है तो ये कोई जिन भूत का साया है, बट एक्चुअल में ये आपका कोई मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। और उसके बाद जब हमारे पास आते हैं तो हम हिस्ट्री लेते हैं और जब हम उनको ट्रीट करते हैं तो देन उनको रियलाइज़ होता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके यहाँ किसी भी अगर आपके फ़र्द को कोई मसला है तो वो ज़हनी मसला भी हो सकता है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पीर बाबाओं के पास लेके जाएं। तो जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उसको मेंटली जो भी उसका इशू है डायग्नोज करते हैं, वैसे ट्रीट करते हैं, लोग ठीक होते हैं, देन वो इस बात को मानते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में
ये रेशो बहुत कम है कि लोगों को इस बात की अवेयरनेस हो कि अगर आपकी कोई भी ज़हनी बीमारी है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको जिन भूत का साया है। ये आपका एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसको ट्रीट किया जा सकता है। तो अब लोगों में तो खैर इस बात का शऊर है, लेकिन बहुत पहले अगर आप बात करें तो लोग जो थे, अगर आपको कोई भी ज़हनी मसला है तो आपको लेकर किसी बाबा या पीर के पास जाते थे तो उसको दम कर दें। लेकिन अब जो है वो लोगों में अवेयरनेस इस बात की है, लेकिन इतनी नहीं है अभी भी। अगर हम गाँव की बात करें, देहात की बात करें, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आज भी इसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सही। अच्छा, मुझे बताइए, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी है और दूसरा आपका तारुफ है रिलेशनशिप कोच। अब जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो करते करते आप रिलेशनशिप कोच की तरफ आई हैं, या फिर ये जो कोचिंग है ये अल्टीमेटली इसके अंदर ही आपको पढ़ाया जाता है? नहीं, ये जो रिलेशनशिप आपके इश्यूज हैं, इंटरपर्सनल है या आपके घर में या आपकी पर्सनल लाइफ में, हस्बैंड एंड वाइफ में, पेरेंट्स और बच्चों के साथ, ये सारे के सारे हमें पहले भी पढ़ाए जाते हैं। पहले भी हमें बताया जाता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है या जो है वो इमोशनल रेगुलेशन जो है आप नहीं कर पा रहे हो, या आपके आपस की जो बॉन्डिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, कुछ रिलेशनशिप वैसा अच्छा बन नहीं पा रहा, तो वहां पर आपने एक रिलेशनशिप को किस तरह से गाइड करना है। तो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ आवर फील्ड कि अगर हम जो है वो मेंटली हेल्दी हैं, अगर हम मेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इमोशनली हम रेगुलेट हैं और चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, तो इवेंचुअली आपका जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी रहेगा। ठीक है। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो आपका जो रिलेशनशिप है वो चाहे वर्क प्लेस पर हो या घर में हो, वो डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत लिंक करती हैं कि अगर आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो उसके साथ ज़रूर आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होंगे। तो इसलिए ये चीज़ें सेपरेट नहीं है। मतलब अब ये है कि मैंने रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं क्लिनिक पर बैठकर बहुत ज़्यादा क्लिनिकल जो डिसऑर्डर्स हैं उनको डील करूंगी, लेकिन मेरे क्लिनिक पर 60 to 70% जो इश्यूज आते हैं वो रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। अच्छा। सो दिस इज द रीजन कि अब हम रिलेशनशिप पे बात ज़्यादा करते हैं और आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं उस एक पर्टिकुलर फील्ड में कि देन वी कैन से कि या आई एम वर्किंग एज अ रिलेशनशिप कोच। एक लेमैन को जब ये बात बताता हूँ कि भाई ये क्लिनिकल साइकोलॉजी है और ये रिलेशनशिप जो है कोचिंग है, तो हम ये दोनों को हम किस तरह एलैबोरेट करते हैं? मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि हर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो रिलेशनशिप कोच भी हो, ज़रूरी तो नहीं है ना? हाँ, इसमें ऐसा है कि अगर आप एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं और आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रिलेशनशिप इश्यूज के साथ आ रहे हैं, और आप बच्चों के, आप बड़ों के, टीनेज के और वाइफ हस्बैंड का या वर्क प्लेस पर किसी भी तरह की चीज़ें हैं, तो आपकी एक डोमेन वो बन जाती है। लेकिन इसमें एज सच हम ये कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर अलग फील्ड नहीं है, ठीक है, डिग्री नहीं है कि आप इस डिग्री को करेंगे तो आप एक रिलेशनशिप कोच या रिलेशनशिप थेरेपिस्ट बन सकते हैं। हाँ, अगर आप बाहर की बात करें तो अब्रॉड में ये चीज़ें बिल्कुल हैं, वहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज हैं, वहाँ पर जो है वो डिफरेंट डिग्रीज भी हैं कि अगर आपने रिलेशनशिप एक्सपर्ट बनना है तो आपको वो डिग्री जो है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान में हमारी जो डिग्री है वो MS होता है इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो जो रिलेशनशिप के इश्यूज है वो भी हम इसके अंदर ही जो है उसको देख रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट मैंने अपना क्लियर करना था, वो हो गया। हम आगे चलते हैं। मेरा आज का फोकस हम चाहेंगे कि ज़्यादा हम रिलेशनशिप कोचिंग के ऊपर रखें। तो मुझे होता है, अमूमन कहा जाता है कि जो ख़वातीन हैं वो अच्छी हमराज नहीं है, मतलब उनको कोई बात बता दे तो इसका मतलब आपने पूरे मोहल्ले को बता दिया। तो आप बतौर खातून ये किस तरह हैंडल करती? क्योंकि मुश्किल जॉब है, लोगों के राज दिल के अंदर दफन करना और उनको जो है ऐसे जैसे कोई जो है कब्र के अंदर उतारने वाली बात है राजों को। तो ये कैसे मैनेज होती हैं एक खातून होते हुए, और किस तरीके से आप इसको लेके चलती हैं आगे? अच्छा, हमारी जो फील्ड है ना, इसमें सबसे पहले जब क्लाइंट हमारे पास आता है ना, तो वो सबसे पहले हमसे पूछता ही ये है कि आप हमारी बात किसी को बताएंगी तो नहीं? बिल्कुल ऐसे। और आप हमारी बात जो है वो किसी से शेयर तो नहीं करेंगी? तो जब हम अपनी डिग्री कर रहे थे तो उसमें हमें सबसे पहले एथिक ये सिखाया जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी का, कि आपका क्लाइंट आपके साथ जो भी चीज शेयर कर रहा है वो आपने किसी के साथ जो है उसकी बिना परमिशन के उसके साथ शेयर नहीं करें। बिल्कुल ठीक है। इवन दो कि मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, तो पेरेंट्स एट द एंड पूछते हैं अच्छा मेरे बेटे ने क्या बताया, तो वहां पर भी मैं उनको ये बताती हूँ कि ये मेरे और मेरे क्लाइंट के दरमियान की डिस्कशन है, तो मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इससे जो आपका क्लाइंट है उसके साथ जो आपका ट्रस्ट है वो ब्रेक हो जाता है। बिल्कुल ठीक तो है। इसलिए क्योंकि आपने क्लाइंट को ठीक करना है, तो अगर आप उसकी वीकनेसेस, वो आपके पास बहुत पेन लेके आ रहा है, वो आपके पास ऐसे राज लेके आ रहा है जो वो दुनिया में किसी और से शेयर नहीं कर सकता, ना अपने पेरेंट्स से, ना लव्ड वन से, इवन दो कि अपने करीबी दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं कर सकता,
तो वो आपको जब अपनी इतने राज बता रहा है और अगर आप उसके राज जो है वो दूसरों को बताना शुरू हो जाए तो फिर हमारी फील्ड बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक तो सबसे पहले तो ये होता है कि हम अपनी फील्ड में सबसे पहले हमें सिखाया ये जाता है कि आप अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को सस्टेन करना है। और ऐसा है कि अगर हम किसी भी कॉन्फ्रेंस पर या किसी भी मेरे पॉडकास्ट में किसी भी शो में अगर मैं कोई अपने केस स्टडीज बताती हूँ अपने क्लाइंट्स की, तो उसमें हम चीजें मेंशन नहीं करते कि वो उसका नाम क्या था, वो कौन सी सिटी से था, वो कहाँ पर काम करता है, मतलब जो उसके बेसिक डेमोग्राफिक्स हैं उसको हम हाइड करते हैं। तो उस एग्जाम्पल को एज अ जनरल एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन वो हिस्ट्री मेरे क्लाइंट की होती है। तो इस तरीके से आप डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, अनटिल अनलेस कि कोई आपका ऐसा केस है जिसमें कोर्ट इन्वॉल्व है, जिसमें कोई ऐसे केसेस आपके पास आ जाते हैं कि जिसमें आपको पुलिस या कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो आपका डिफरेंट सिनेरियो होता है कि वहां पर आपको कितनी इंफॉर्मेशन जो है, किस तरह की इंफॉर्मेशन आप रीच कर सकते हैं। अच्छा, आप इससे इत्तेफाक कितना करते हैं कि औरतें अच्छी हमराज नहीं होती? अच्छा सर, इस पर मैं ये कहूँगी कि मेरे क्लिनिक पर पिछले 5 सालों से मैंने जितने केसेस देखे हैं, मुझे लगता है कि जितनी अच्छी हमराज एक औरत है, उससे बेहतरीन औरत जो उससे बेहतर हमराज कोई नहीं हो सकता। उसकी सबसे बड़ी जो एक मुझे रीज़न समझ आती हुई है, हमारे पाकिस्तानी कल्चर में कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जो बहुत खामोशी के साथ, बहुत सब्र के साथ अपने घर को बसा रही हैं, या बच्चों के लिए या फिर अपने पेरेंट्स की इज्जत के लिए, जहां पर हम जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी समटाइम्स स्पीचलेस हो जाते हैं, जहां पर दिल करता है, क्योंकि हम किसी को एडवाइस नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि मेरा क्लाइंट ना चाहे कि आप वो घर छोड़ दो या उससे आप खुला ले लो या बच्चे छोड़ दो, अपने आप को प्रायोरिटी रखो। लेकिन वो औरत खुशी से, सब्र से अपने माँ बाप की इज्जत को बरकरार रखते हुए और अपने शौहर के साथ वो हर जुल्म बर्दाश्त करती है जो कि उसको बर्दाश्त करने का हक नहीं है, जो वो डिजर्व नहीं करती। बिल्कुल ठीक। और मैं ये कहती हूँ कि देखिए, आप फोन करते हैं ना, मतलब समटाइम्स बच्चियां बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें फोन करें, तो उनके हंस के बताते हैं नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है। बच्चे अगर कुछ पूछें कि उनके कि उनके फादर ने उनकी मदर को कुछ बोला, तो बच्चे फील करते हैं। तो बच्चे जब अपनी माँ से पूछते हैं कि अब्बा जान ने आपको क्या बोला है, तो वहां पर भी औरत अपना दर्द छुपा रही है कि बच्चों के सामने जो उसके बाप का इमेज है वो पॉजिटिव रहे। बिल्कुल ठीक। वहां पर भी वो बहुत ज्यादा चीजें छुपा रही है। हाँ, ये जरूर बात है कि नेचुरली जो एक औरत है वो बोलती ज्यादा है, वो एक्सप्रेस ज्यादा करती है, वो इमोशनली थोड़ी सेंसिटिव है। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि औरतें जो हैं वो हमराज अच्छी नहीं होती। मुझे लगता है कि आज अगर आप इस पाकिस्तान में औरतों को कहें कि आपके बच्चे जो हैं उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसको हर चीज़ जो है वो जितनी भी उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है बड़े अच्छे से दी जाएंगी, और उसके बाद आपको जब आप घर वापस आएंगी तो आपके पेरेंट्स के यहाँ भी आपको बड़े इज्जत से रखा जाएगा। ये सोसाइटी आपको जो है वो लेबलाइज नहीं करेगी। तो क्या आप अपनी खुशी से अपने घर में अपने शौहर के साथ रहना चाहेंगी या फिर आप उस घर को छोड़ना चाहेंगी? तो आप देखिएगा कि उसमें से कितनी खवातीन जो उस घर को छोड़ना पसंद करेंगी। कि इतने ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं आजकल हमारी मैरिटल लाइफ में, और हमारे ये जो इन लॉज कल्चर है वो इतना जालिम हो चुका है कि जहां पर एक औरत अगर खामोश है तो घर बसे हुए हैं। जिस दिन औरत ने बोलना शुरू किया, मेरा ख्याल है उसमें से आधी से ज्यादा खवातीन अपने घर वापस आ जाएंगी। तो मुझे तो लगता है कि एक औरत तो बड़ी अच्छी हमराज है जो सब कुछ अपने अंदर दबा के बैठी हुई है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आपके नजदीक एक मुकम्मल औरत का तस्वर क्या है? अच्छा, मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक मुकम्मल परफेक्शन या कुछ भी ऐसा हो। हाँ, मैं ये ज़रूर कंसीडर करती हूँ कि हाई वैल्यूड वुमेन हो सकती हैं, हाई करेक्टर जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर की ख़वातीन होती हैं। वो ये होती हैं कि जिनको ये पता हो कि हमने मेंटली अगर खुद को स्ट्रॉन्ग करना है तो कैसे करना है, कौन सी थॉट्स को हमने अलाउ करना है और किस तरह से हम जो है वो फील कर रहे हैं, अगर गलत फील कर रहे हैं या नेगेटिव वे में जा रहे हैं तो उसको मैनेज कैसे करना है। दूसरा, उनकी ज़िंदगी में पर्पस बहुत बड़े होते हैं, क्लियर पर्पस होते हैं। थर्ड ये है कि उनको अपनी वर्थ का पता होता है। अगर मुझे ये लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा लोग शुरू में बहुत कुछ कहते थे कि आप अबाया पहनती हैं तो आप ये नहीं कर सकती, आप वेल करती हैं तो आप ये नहीं कर सकती। ठीक है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 96% लोगों ने मुझे नो ही बोला था कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी वर्थ को डिफाइन कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एक स्ट्रांग वुमेन होती है, हाई कैरेक्टर वुमेन होती है, वो अपनी सेल्फ वर्थ को खुद डिफाइन करती है। बिल्कुल ठीक है। अपना विजन खुद चूज करती है
और उसके बाद वो उसका जो एक फेथ अल्लाह ताला के साथ जो कनेक्शन होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि बिना उस फेथ के आप कभी भी इमोशनली, आप बिहेवियरली, सोशली कभी भी आप अच्छे साउंड नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसके साथ साथ अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आपके जो अपनी जिंदगी के प्रिंसिपल और रूल्स हैं जो आपने अपने लिए बनाए हैं, आप उन्हीं प्रिंसिपल्स और उन्हीं वैल्यूज को लेते हुए आप इस सोसाइटी में सरवाइव करो। ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप देखते हैं ना कि कोई भी चीज बनानी हो, जैसे कच्चा घड़े बनते हैं तो कि उसको एक आग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा घड़े हैं जो उस आग की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो टूट जाते हैं। तो वो खवातीन जो उन आग को बर्दाश्त करते हुए वो कच्चा घड़ा जब पक्का बनता है, इस सोसाइटी के मसलों से, सैक्रिफाइसेस से, हर एक प्रॉब्लम को फेस करते हुए आप गिव अप नहीं करते हो, आप सस्टेन करते हो, आप क्योंकि आपको पता है आप रुक नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। मुझे लगता है कि एक मुकम्मल औरत मेरे नजदीक, परफेक्शन तो नहीं लेकिन नियर टू परफेक्ट औरत वो है जो कभी रुकती नहीं है। सही। आज गिरेगी वो कल फिर से उठेगी। सही। वो शेक आप उसको जरूर कर सकते हैं लेकिन वो टूट नहीं सकती, वो दोबारा से बनेगी। और ये वो जो एक औरत का तस्वर, मुझे लगता है कि इस पूरे कायनात में अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्ग स्पीशी है तो वो औरत है। वो इतनी मजबूत, इतनी हाई कैरेक्टर और इतनी जो है वो अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बनाया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे इस सोसाइटी ने कहा है जी सिर्फ नाजुक है, बड़ी कमजोर है, बड़ी ऐसे है। तो हम जैसी जो खवातीन उन्होंने मान लिया कि हम कमजोर हैं। लेकिन जो मुकम्मल औरत हुआ है जिसको अपनी पहचान जब पता चल जाए ना तो उसको समझ आ जाती है कि भाई उसके अंदर ऐसा कौन सा हीरा छुपा हुआ है, ऐसे कौन से जवाहरात अल्लाह ताला ने ऑलरेडी लगाए हुए हैं। उसकी जो अल्लाह ताला ने जो उसको बनाया है वो कमजोर नहीं बनाया, उसको बहुत मजबूत बनाया। बिल्कुल। अनटिल अनलेस के वो खुद को पहचान ना ले। सही। तो मैं समझती हूँ कि ये एक यू कैन से के मुकम्मल औरत का एक तस्वर है मेरे सामने। अच्छा, अमूमन एक कॉन्सेप्शन है वो ये है कि कहा जाता है कि एक औरत जो है वो दूसरी औरत की ही दुश्मन है, बहुत बड़ी दुश्मन, बल्कि असल दुश्मन ही एक औरत दूसरी की है। हम इसके मुख्तलिफ शक्लें देख लेते हैं, सास बहू की लड़ाइयाँ, फिर जो है अपनी बेटी जो है उसको चाहती हैं कि अच्छा खामद मिले, ताबेदार खामद मिले, ठीक है। लेकिन जब ब्याह के आपके घर एक आती है तो वो बहू के साथ जो है वो आपका रवैया मुख्तलिफ होता है। तो ये मुझे बताइए कि आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखती हैं? अच्छा, ये ना हमारे शुरू से कहीं ना शुरू के जो हमारे अब्बा व अजदाद है ना, उनसे किसी एक से गलती हो गई कि उन्होंने कल्चरल ये स्टीरियोटाइप्स जो है ना वो बांध चुके हैं। और यहाँ पर हमारी जो शुरू की ट्रेनिंग है ना वो ट्रेनिंग ही गलत है। सही। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ जो एक औरत है वो दूसरी औरत की ही दुश्मन है। और यहाँ पर ऐसी बहुत ज्यादा खवातीन है जो एक औरत दूसरी औरत को एम्पावर भी कर रही है, हील भी कर रही है। लेकिन मोस्टली देखा यह गया है कि एक औरत दूसरी औरत को बर्बाद करने में या लेग पुलिंग करने में, डीमोटिवेट करने में उसका हाथ ज्यादा है। इसके बिहाइंड लॉजिक ये है और रीजन ये है कि जब आपको अपनी वर्थ नहीं पता होती ना तो आपके अंदर जेलसी आती है। ठीक है। अगर आपका बेटा आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपको मोहब्बत नहीं दे रहा और वो आपसे ज्यादा मोहब्बत अपनी बीवी को दे रहा है, या फिर जो है वो हम ये देखते हैं कि हम आपकी बहू को ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है आपके बेटे की तरफ से, आपकी बेटी को अगर नहीं मिल रही तो सास कहती है कि अगर मेरी बेटी खुश नहीं है तो बहू भी खुश ना रहे। वहां पर बीइंग अ फीमेल आपको अपनी वर्थ नहीं पता, क्योंकि इज्जत, मोहब्बत, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपको अर्न करनी पड़ती हैं। अगर कोई सामने वाला पर्सन जो है वो आपको वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत नहीं दे रहा तो इसमें दूसरे का कसूर नहीं है, इसमें आपका कसूर है। अगर आप एज अ बहू हैं और आपकी सास आपको वो चीज़ नहीं दे रही जो आप डिजर्व करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरी भी गलती होगी, शायद मैंने जो है वो उस तरह की। अब गलती कहाँ पर आती है कि शुरू में आपने रिलेशनशिप को चलाने से पहले आपने कोई प्रिंसिपल नहीं बनाए थे। ठीक है। हमारे यहाँ तो वैसी ही आदत नहीं है ना, जिंदगी गुजारने के भी कोई प्रिंसिपल नहीं होते, हम तो ब्लाइंड फॉलो करते हैं किसी को भी। बिल्कुल। तो जब आप इन लॉज में जा रहे हैं तो उससे पहले भी आप मुझे बता दें कितने पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटी और बेटे को ये बात समझाते हैं कि जिंदगी को शुरू करने के असूल क्या हैं। हर चीज को स्टार्ट करने के असूल है ना। आपने ये स्टूडियो बनाना होगा तो आपने कुछ रखे होंगे, इसकी ये प्रिंसिपल्स हैं, इसको ऐसे लेके चलना है। आप अपनी लाइफ का इतना मेजर फेज स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन आपने उसके कुछ रूल्स नहीं बनाए। जब चीजें खराब होती हैं गो विद द फ्लो के साथ तो फिर जो है इस तरह के मसले मसाइल आते हैं। तो वहां पर जो एक औरत है उसको अपनी वर्थ नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, तो उसको अपनी चीजें मैनेज करनी नहीं आती। तो फिर हम ब्लेम गेम शुरू करते हैं, आपकी वजह से ये हुआ, आपकी वजह से ये हुआ। मतलब मुझे लगता है कि अगर कोई
लड़की, मेरे भी बहुत ज़्यादा ऐसे, मुझे सब लोग पसंद नहीं करते, मुझे कुछ लड़कियां ना पसंद भी करती हैं, कुछ लोग मेरे मुंह पर आके बोल देते हैं कि हम आपको पसंद नहीं करते, आपको ये चीज़ पसंद नहीं है। अब बात यहाँ पर ये है कि वो पर्सन जो जेलस हो रहा है वो मेरी उस चीज से जेलस हो रहा है जो चीज उसके अंदर नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि उसके अंदर हो। तो वहां पर अगर आप अपनी वर्थ को पहचान लेंगे तो आपके लिए उस पर्सन की जेलसी आपके लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं होगी। हसद कह सकते हैं इसको। बिल्कुल, वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप यकीन माने लोग आपसे जेलस भी होंगे, लोग आपसे इख्तिलाफ भी करेंगे, और ये अच्छा साइन है, दिस इज द गुड साइन कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहां पर जो बंदा आपसे जेलस हो रहा है या जो आपकी मुखालफत में काम कर रहा है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है कि अगर आपके अगेंस्ट में कुछ लोग खड़े भी हुए हैं तो आपकी सेल्फ वर्थ इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आपको किसी दूसरे पर्सन की बात अफेक्ट नहीं करनी चाहिए कि आपकी जो है ना डेली की रूटीन, इमोशनली, मेंटली आप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए। अच्छा, मेरा ख्याल है कि शायद ये जब इंसान के ऊपर कोई आप बीती होती है, मतलब एक बहू बन के आई तो उसने ससुराल के सारे वो जो नाजो नखरे भी उठाए और उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारी, जब उसको मौका मिलता है सास बनने का तो शायद उसका वो पुराना रिवेंज भी आड़े आ जाता है। आपका क्या ख्याल है? अच्छा, ये ना जनरेशनल ट्रॉमा, सास भी वो एक सास भी कभी बहू थी, ये इंटर जनरेशनल ट्रॉमा चल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अब इसको एंड होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपने कुछ बेयर किया है, आपकी सास ने आपके साथ गलत रवैया रखा है, ये मैंने बहुत, मतलब ये लाइन मेरे क्लिनिक पर वेरी कॉमन लाइन है कि जहां पर एक बहू आके यही बोलती है कि मेरी सास ये बोलती है, हमने भी तो ये सब कुछ बर्दाश्त किया था, हमारी भी तो सास हमारे साथ ऐसा करती थी। अब ये वो चीज है कि जहां पर आपको इन सारी मदद को प्यार से एजुकेट करना होगा कि लेट्स ब्रेक दिस साइकिल नाउ। क्यों? क्योंकि वो जो आपका जनरेशनल ट्रॉमा है वो नेक्स्ट इफेक्ट करता है आपके बच्चों को। मेरे पास ऐसी कितनी ही फीमेल्स आती हैं जो मेरे क्लिनिक पर आकर अपनी अम्मा को गालियां देती हैं। अब अपनी अम्मा को गालियां क्यों दे रही हैं? क्यों? क्योंकि उनकी अम्मा ने सारी जिंदगी वो जुल्म, ज्यादतियां वो बर्दाश्त की, वो खामोशी, वो सेक्रीफाइसेस, अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई, अब्बा की भी सारी चीजें, सास ससुर की भी सारी चीजें। अब उस बच्ची में वही डर है, वही लो कॉन्फिडेंस है, वही खामोशी, वही सब्र, वही गलत सारे ट्रेड्स जो हैं, जहां पर आके आप अपनी वर्थ को पहचानते नहीं हो, अपनी जात को जान नहीं पाते हो, आपको समझ ही नहीं आती है कि मैं क्या कर रही हूँ। आप वही कर रहे हैं जो आपके ससुराल वाले चाह रहे हैं, या आपका शौहर आपसे डिमांड कर रहे हैं, या जो उसकी नीड है। आप अपनी जात को देख ही नहीं पा रहे हो। शादी का हरगिज मतलब नहीं, मैंने तो कुरान पाक और किसी हदीस में ये नहीं पढ़ा कि शादी का मतलब है कि आप अपनी जात भूल जाओ। लेकिन हमारे यहाँ एक खातून की जब शादी होती है, जिस लड़की की, और वो शादी के बाद आप उससे पूछें, वो टोटली चेंज पर्सन हो। क्यों? क्योंकि अपनी जात भूल जाती है। तो अब जरूरत इस चीज की है कि हम जो प्रीवियस उनके ट्रॉमाज हैं उनको हील किया जाए, और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनको ट्रेन किया जाए कि किस तरीके से आपने अपने जो इन लॉज की अच्छी बॉन्डिंग्स हैं उसको आपने हेल्दी बाउंड्रीज रखते हुए आपने एक रिलेशनशिप को किस तरह से हेल्दी बनाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें अब ट्रेंड करने की जरूरत है हमारी नेक्स्ट जनरेशन को, ताकि साइकिल को ब्रेक किया जा सके। तो ये वो इंटर जनरेशनल ट्रॉमा है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। वही कि सास भी कभी बहू थी, हमारे साथ भी सेम यही होता है। अच्छा, एक और चीज़ अमूमन सुनने में आती है, जैसे कि हम पुराने ज़माने में देखें तो उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, तो हाथ से कपड़े धोने का कॉन्सेप्ट था। फिर एक जो है फैमिली सिस्टम था जिसके अंदर आपको 8 से 10 लोगों का खाना बनाना है, सारा कुछ। अब थोड़ा सा डिवाइड हो गई हैं चीज़ें, अब बंदे कम हो गए हैं, सहूलियात ज़्यादा हो गई हैं। जहाँ पर हाथ से कपड़े धोते थे, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई। अच्छा, अब उसके बाद जब वो सास उस तरह काम करती रही है और आज आके जो आज के सिनेरियो उसकी जो बहू है उसको बहुत सहूलत भी मिल रही है और वो पहले से ज़ाहिर है नाजुक हो गई है, तो वो उसको उस चीज़ का भी ताना हासी था अपने दौर च जनाब कपड़े हाथ ना धोते से तुसी इन्नियां सहूलतां नाल भी थक जाते। ये जो ताना जनी है इसको आप कैसे देखती हैं? अच्छा, मुझे तो लगता है कि ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इन लॉज में, आप किसी भी रिलेशनशिप में है ना, तो आपको इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी दूसरे पर्सन की दिल आज़ारी हो। ठीक है, मुझे लगता है कि हमारे इस कायनात में जितनी भी मखलूक, लाइक सूरज है वो रोशनी दे रहा है लेकिन उसने इन रिटर्न कभी भी कुछ डिमांड नहीं किया। चांद है वो आपको रोशनी दे रहे लेकिन उसने इन रिटर्न कभी आपसे कुछ डिमांड नहीं किया।
दरिया हैं जो हमारी प्यास बुझाते हैं, लेकिन वो आपसे ये नहीं कहते कि आप हमें इन रिटर्न कुछ दें। तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हमें तो किसी दूसरे का पेन का, किसी तकलीफ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हम उनकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हुए तानाजनी करते हैं और उस चीज का मजाक बनाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। और आप समटाइम्स ऐसा है कि आपके घर में ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन सास ने फिर भी डिमांड किया है कि जो मेरी बहू है वो बेशक पढ़ी लिखी है, जिस मर्जी घर से आई है, लेकिन अब जो है वो कपड़े हाथ से धोएगी। मेरे क्लिनिक पर ऐसी खवातीन आती हैं जो इस बात को रिपोर्ट करती हैं। तो वो ये कि जानबूझकर तंग करना, क्योंकि मेरी सास ने मुझे तंग किया। तानाजनी जो है वो नहीं, आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके बिहाइंड जो चीज है ना, वो एक आपकी आदत है। वो ये है कि आप किसी दूसरे का एहसास नहीं कर रहे हो, आप किसी दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे हो, आप किसी दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब आप किसी से मोहब्बत करते हो, चाह करते हो, तो वहां पर आप उनके ऐब को छुपाते हो। लेकिन यहाँ पर तो प्यार और मोहब्बत वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर तो है कि हम सुबह से शाम इस एक, वो हमारी एक जो आंख का लेंस है ना, वो इसी में होता है कि कब इसकी कोई बुरी चीज हो तो मैं आइडेंटिफाई करके सारे खानदान को बताऊं किसने आज ये गलत काम किया। तो वहां पर मुझे लगता है कि आजकल की अगर जो सास है वो बिल्कुल अपनी बहू को बेटी समझना शुरू हो जाए, और जो बहू है वो बिल्कुल उसको माँ समझना शुरू हो जाए, तो यकीन माने आपको ये तानाजनी भी प्यार मोहब्बत लगेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे घर में अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो मेरी अम्मी मुझे डांट देती है। तो अगर कल को मेरे इन लॉज में मैं कुछ गलती करती हूँ या मैं कुछ गलत काम करती हूँ, तो उसमें अगर मेरी सास मुझे डांट देगी तो मैं यही समझूंगी कि मेरी अम्मी मुझे डांट रही है, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो मतलब आपका कहना बर्दाश्त का मसला है? बर्दाश्त का मसला है, हमारे अंदर लो टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात यह कि हमने आजकल जो हमारी बच्चियां हैं, हमने उनको बहुत ये कह कर कि आप सेंसिटिव हैं, आप बहुत नाजुक हैं, हमने इस तरह कह के ना बच्चियों को बहुत नाजुक कर दिया, हालांकि वो नाजुक नहीं है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने जो कि एक बच्चा पैदा करने का अमल है, वो एक बहुत मुश्किल मरहला होता है, लेकिन वो किसको सौंपा है? एक औरत को। इसका मतलब है कि वो अल्लाह ने जो उसकी बॉडी बनाई है वो बहुत एक मजबूत बॉडी है, वो बहुत एक स्ट्रांग बॉडी है। हाँ, उसके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हम उसको आगे बोल दें कि आप नाजुक हैं, आप ऐसी हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, तो यहाँ पर एक पीछे से भी ट्रेनिंग गलत है। जो अगर एक बच्ची कुछ फेस कर रही है या उसकी सास उसको डांट दे, कुछ बोल दिया, तो हम पीछे से अपनी अम्मा को कॉल करते हैं, जी अम्मा वो ना मेरी सास ने बोल दिया। अब अम्मा जो है वो अपनी समझ बूझ के मुताबिक जो है बच्ची को गाइड करेगी कि अब आपने भी नेक्स्ट ऐसे करना है, ऐसे करना है। कुछ मदर्स ऐसी हैं, मैंने देखा बहुत वाइज हैं, वो बहुत अच्छा गाइड करती हैं। इट्स ओके, अगर आपकी सास ने आपको कुछ बोल दिया है तो आप ये समझो कि आपकी मदर ने आपको डांटा है। और यहाँ पर यह है कि जो सास है उसको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर बहू ने कुछ गलत कर दिया, तो ऐसे जैसे मेरी बेटी ने कभी कुछ गलत कर दिया, बेटी को हम 100% माफी जो है ना वो दे देते हैं और बहू को 1% माफी नहीं देते। इसी तरह से जो बहू है वो अपनी माँ को 200% माफी दे देगी, लेकिन अपनी सास को 1% भी माफी नहीं देगी। तो यहाँ पर इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो ये रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं और मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में जो सबसे एक बेहतरीन रिस्क है, रिस्क की इकसाम है ना, मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी में जो सबसे बेहतरीन रिस्क है वो अच्छे लोग हैं। वो चाहे आपको अच्छी बहू मिल गई है, अच्छी सास मिल गई है, अच्छा शौहर मिल गया, अच्छे दोस्त मिल गए, अच्छे पेरेंट्स मिल गए, ये आपका रिस्क है। तो अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छे लोग मिल गए हैं, लेकिन आपकी बर्दाश्त की वजह से आपको उन रिश्तों में जो है वो आप खराबी पैदा कर रहे हैं, तो वहां पर आपको अपना आप चेंज करने की जरूरत है, ताकि आप उन रिश्तों को बड़े अच्छे तरीके से बचा सकें। अच्छा, अमूमन कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। मैं उससे कंट्राडिक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं भाई, पूरी की पूरी औरत है और आपके शाना बशाना खड़ी होती है। तो मुझे बताएं कि आप जो शादीशुदा जोड़े हैं उनको मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है? आजकल जो मेरे क्लिनिक पर जितने मसाइल आ रहे हैं या मैं जो देख रही हूँ, और शादीशुदा मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उसमें लैक ऑफ ट्रेनिंग है, लैक ऑफ टॉलरेंस है, और दूसरी बात यह है कि हमारी ये जो जनरेशन है ना, इसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। ये रिश्ता बनाएगी भी जल्दी ये जनरेशन, और ये जनरेशन रिश्ता ख़त्म भी बहुत जल्दी करती है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि रिश्ता जब आप बना रहे हैं तब भी 1000 दफ़ा सोचें कि आपकी कंपैटिबिलिटी एक दूसरे पर्सन से मैच करती है या नहीं करती। रिश्ता बनाने से पहले आप उन सारी चीज़ों पर बात करें जिन पर आपको लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। देखिए, आप में 1000 चीज़ें अच्छी हैं, मुझ में भी 1000 चीज़ें अच्छी हैं।
आपकी गुडनेस जो है वो तो हर किसी दूसरे पर्सन को अट्रैक्ट करेगी। उन चीजों पर बात करें जो आपकी वीक एरियाज हैं, जहां पर आपका कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, जहां पर आपको ऐसा फील हो सकता है कि हम दोनों का जो रिश्ता है वो अनहेल्दी होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है, उसको शादी से पहले डिस्कस करें। और बाद में भी अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि आपके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो जो एक सबसे बड़ी बात है जो हमारे आजकल के जोड़ों में नहीं, वो है कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हम उस प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। ओपन कम्युनिकेशन विद कंपैशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल अवेलेबिलिटी। अगर आपका पार्टनर सफर कर रहा है या वो अच्छा फील नहीं कर रहा है या वो किसी पेन में, तो उसके लिए इमोशनल अवेलेबल रहना। बिल्कुल। थोड़े दिन पहले मेरे क्लिनिक पर एक केस आया और इट वॉज वेरी पेनफुल। जो लड़की थी उसका सेकेंड प्रेगनेंसी है और उसमें उसका जो मंथ चल रहा है वो 5th है। अब उसके हस्बैंड से उसकी लड़ाई होती है। ठीक है। और हस्बैंड से जब उसकी लड़ाई होती है तो उसका हस्बैंड उसको के थप्पड़ मार देता है। जब वो कहती है कि मेरी तबीयत खराब है, कुछ वो भी आगे से गुस्से से बोलती है, चीखती है, वो उसको एक और थप्पड़ मारता है। अच्छा। उसके बाद कमरे में एंटर होती है सास और सास कहती है कि आपने अपने मजाजी खुदा से बदतमीजी क्यों की। उसके बाद जो शौहर है जो कि 5th मंथ की उसकी प्रेगनेंसी है, उसको क्या बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है आप मुझे इस बच्चे का नाम लेकर ब्लैकमेल नहीं कर सकती। अगर आपको मेरा ये रवैया पसंद नहीं है तो आप मुझे छोड़ के जा सकती हैं। अब वो जो लड़की है मेरे पास वो आई है, वो कहती है कि आप मुझे बताएं, मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो इतने फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हैं और मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके भी हालात इतने अच्छे नहीं। मेरी बहन की शादी होने वाली है और मैं वापस नहीं जाना चाहती, तो मैं इधर ही रहना चाहती हूँ, सर्वाइव करना चाहती हूँ। अब उस एक सारी सिचुएशन में आप देखें कि मसला कितना बिगड़ गया है, कितनी एक छोटी सी चीज। बहुत बेहतर है कि आप, अगर आपका पार्टनर जो है वो इमोशनली डिस्टर्ब है तो आप उसके लिए अवेलेबल रहें। जो लड़की है वो इमोशनली एक्सप्रेसिव है, जो मर्द हजरात है उसकी ट्रेनिंग ही ऐसे हुई है कि आपने एक्सप्रेस नहीं करना, आप वीक नहीं हो सकते, आप रो नहीं सकते, आपका गुस्सा है, आपका एक्सप्रेशन जो मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, बिल्कुल होता है। मर्द इस चीज को फील करे, शेयर करे। मर्द को अगर कोई मसला है वो बीवी से शेयर नहीं कर रहा, लेकिन उसके जो भी प्रॉब्लम्स है वो अंदर ही अंदर सप्रेस करे, तो वो गुस्से की फॉर्म में निकलेगा, वो अग्रेशन की फॉर्म में निकलेगा। सफर किसको करना पड़ेगा? बीवी को करना पड़ेगा। एट द एंड वो कितनी बेदर्दी से बोल रहा है कि अगर आपको इस रिश्ते से निकल के कोई मतलब निजात चाहिए या आप जाना चाहती हैं तो मेरी तरफ से आप जा सकती हैं। और इस बच्चे ये ना कीजिएगा कि सेकंड बच्चा आने वाला है तो आप मुझे ब्लैकमेल कर सकती हैं, तो आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने दूसरे पार्टनर के लिए इमोशनली अवेलेबल रहें। थर्ड थिंग इज, यहाँ पर हमारे कल्चर में होता है कि मैं ऐसा, मैं ऐसी, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जब तक ये मैं हम में नहीं बदलेगा आपका रिश्ता कभी भी बेहतर तरीके से नहीं चल सकता। जब आपकी शादी होती है आप दो इम्परफेक्ट लोग हैं, आपने अपने उस रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाने के लिए, नियर टू परफेक्ट बनाने के लिए दोनों को काम करने की जरूरत पड़ेगी। और वहां पर आपने एज ए टीम काम करना है। आपका गोल एक है हेल्दी रिलेशनशिप, लेकिन वहां पर आपने ये डिसाइड करना है कि हमारी टीम में जब भी कोई मसला है तो हम मिल के हल करेंगे। हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं? जब आपके रिलेशनशिप में ये हम आना शुरू होगा ना कि हमने एज अ टीम कैसे काम करना, आपके इस पाकिस्तानी कल्चर में जो है वो डाइवोर्स रेट ऑटोमेटिकली बहुत नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर करें तुम्हारी ये गलती, मेरी ये गलती, मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा किया। तो जब ये कहेंगे ना हमारी गलती, तो फिर हम फील करते हैं कि हमने इसके ऊपर काम करना है क्योंकि हमारी गलती है। रिलेशनशिप भी हमारा है, प्रॉब्लम भी हमारा है, सोल्यूशन भी हम फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जोड़ा सबसे तो पहली बात है अपने प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं करते, रिएक्शन देते हैं। तो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है, आपको बातचीत करने की जरूरत है। इस दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जो आपकी कम्युनिकेशन से हल नहीं हो सकता। कोई भी बड़ा मसला है, आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे से एनवायरनमेंट में आप बैठें, उसके बारे में बातचीत करें। और वहां पर अगर आपकी हल्की फुल्की आर्ग्यूमेंट्स भी हो रही हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप किसी एक वक्त में आप किसी अपने फाइनल सोल्यूशन पर पहुंचेंगे। लेकिन जब आप बात ही नहीं कर रहे, आप सीधा फैसला सुना रहे हैं, तो वहां पर चीजें जो है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा, बल्कि चीजें ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होंगी। तो वहां पर दोनों को ये टीच करने की जरूरत है कि इस रिलेशनशिप को बचाना। मुझे तो एक फाइन एक की आपका जो एलिमेंट लगता है वो ये है कि ओपन कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हेल्दी बाउंड्रीज विद कंपैशन एंड काइंडनेस।
अच्छा, क्या ऐसा नहीं है कि औरत को, मुझे बताएं कि इस सारे सिनेरियो में सब्र और खामोशी का जो है वो पार्ट पढ़ाया जाता है? ये तो औरत को शुरू से ही बताया जाता है कि आपने जो है वो खामोशी और सब्र का अलग-अलग नहीं पढ़ाया जाता, आपको सिखाया जाता था कि खामोशी के साथ आपने सब्र करना है। अच्छा, ठीक है। और उसमें और इसको भी कहा जाता है ये एक गहना है, औरत का गहना है अच्छे रिलेशनशिप को संभालने के लिए। सर ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुझे लगता है कि जो घर बचाती है ना वो वाकई औरत ही बचाती है, क्योंकि ये इतना ज़र्फ एक औरत में है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सके। ठीक है, इतना ज़र्फ एक औरत में ही है कि वो खामोश रहे, इतना ज़र्फ औरत में ही है कि वो सब्र करे। आप देखिए, मुझे लगता है कि तकरीबन मेरी अपनी कितनी फ्रेंड्स हैं और जो जनरली मुझे बड़ी हंस के बताती हैं कि हाँ उनको गुस्सा आया तो उन्होंने हाथ उठा दिया। अच्छा। हाँ, लेकिन बस ठीक है, फिर उसके बाद हम शॉपिंग पर चले गए और उसके बाद चीज़ें मतलब ठीक होगी, उसने सॉरी भी कर, मतलब दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन कि अब हमें जो है ना उनका दर्द भी दवा लगता है, क्योंकि वो हमारे शौहर हैं, हमारे मजाजी खुदा हैं, यूज्ड टू हो गए। तो वो जो खामोशी है ना उसको गलत रंग दिया गया, सब्र को भी गलत रंग दिया गया। सब्र का हरगिज ये मतलब नहीं था कि आप नाहक ज्यादतियों को बर्दाश्त करें, कोई आप पर हाथ उठाए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे, कोई आपकी रिस्पेक्ट ना करे। सर मुझे लगता है कि आपके इस रिश्ते में मोहब्बत हो या ना हो, इज्जत जरूर होनी चाहिए और इसका कायम रहना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जो है वो, जब आप खामोशी के साथ एक शख्स की हर जुल्म और ज्यादती, गाली गलोच, हर चीज बर्दाश्त करेंगी और उस पर सब्र करेंगी, और जो पार्ट आपकी सास ने और आपके बड़ों ने आपको पढ़ाया है कि घर चलता ही ऐसे है और आपने भी अपने घर को वैसे ही लेके चलना है, तो चीजें जो है वो कभी भी हेल्दी वे में ना तो बिल्ड होंगी, ना तो आपका रिलेशनशिप हेल्दी होगा। सबसे बड़ा इफेक्ट उन सारी चीजों का आपकी नेक्स्ट जनरेशन पर आएगा, आपके बच्चों पर आएगा। जब आपका शौहर बच्चों के सामने आपको गाली देगा, बच्चों के सामने आप पर हाथ उठाएगा और आप खामोश रहेंगी, तो आप बच्चों को ये सिखा रही हैं कि आपके सामने जिंदगी में कुछ भी गलत हो तो आपने खामोश रहना है, आपने सब्र करना है। ये एक गलत गाइडेंस है जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से। तो खामोशी जो है वो समटाइम्स बहुत जरूरी होती है। जरूरी नहीं होता कि आप हर गलत बात का जवाब फौरन से दें, लेकिन हर जुल्म ज्यादती पर खामोश रहना और चुपचाप सब्र करते रहना, ये भी जो है ना वो कोई अच्छा अमल नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ खुला का कॉन्सेप्ट रखा है तो वो इसीलिए ही रखा था कि जब आपकी कि आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आप पर जुल्म और ज्यादती होना शुरू हो जाए तो आपको तब एक रास्ता इख्तियार करना है खुश उसलूबी के साथ और बड़े अच्छे अंदाज में, झगड़ा किए बगैर, हुस्ने इखलाक के साथ आपको क्या करना है कि खुला लेनी है। ठीक है, जहां पर ना दूसरी पार्टी को कोई तकलीफ हो ना आपको कोई, क्योंकि आप अपने जेन्युइन रीजंस की वजह से डिवोर्स ले रहे हैं। अभी पिछले दिनों वो एक बच्ची का केस है ना, वो जिसकी कुछ महीने पहले शादी हुई है और उसके बाद आप देखिए उसका क्या हाल किया। 6 मंथ्स की उसकी प्रेगनेंसी थी और वो उसके ऊपर पता नहीं उसकी आंखों पर, उसके पूरे बॉडी पर इतना उन्होंने मारा है कि बेचारी की डेथ हो गई है। तो हमारे यहाँ एक गलत कॉन्सेप्ट ये भी है, खामोशी से सब्र के साथ हर चीज बर्दाश्त करनी है, उस घर से आपकी लाश ही आनी चाहिए। अभी तो ये बहुत थोड़ी तादाद है जो हम टीवी पर देखते हैं कि हमारी जो है वो बेटियों की लाशें ससुराल वालों से आती हैं। अभी तो पता नहीं कितनी ऐसी चीजें हैं कि जो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, जो लोग रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि खामोशी और सब्र का जो एक बताया जाता है ना कॉन्सेप्ट, वो गलत है कि आपने उसके बाद हर चीज जो है जुल्म ज्यादती बड़ी खामोशी और सब्र के साथ जो है ना वो आपने उसको फेस करना है और आपने सफर ही करना है। नहीं, आपके पास रास्ता है। अगर आपकी कैपेसिटी से ज्यादा चीजें जो है वो हो रही हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको स्टेप लेना चाहिए अपने लिए। तो हर जगह पे तो ऐसे नहीं ना होता, मतलब जैसे अभी आपने केस स्टडी में बताई कि वापसी का रास्ता नहीं होता बहुत सारी। नहीं सर, वापसी का रास्ता, चॉइस इज योर्स। अल्लाह ताला ने इंसान को ये जो शऊर दिया ना, और अल्लाह ताला ने जब कहा है कि मैंने आपको अशरफुल मखलूकात पैदा किया है, तो उसमें आपके पास चॉइस ही तो रखी है। एक इंसान के पास एक चॉइस ही तो है। अच्छाई या बुराई आपके सामने है, हक और नाहक आपके सामने, बातिल आपके बिल्कुल सामने चीज है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी चॉइस को लेते हुए अपनी जिंदगी में कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। सर, हमें ना रिस्क लेने का वो जिगरा नहीं है। हमारी बच्चियों के अंदर ना वो एक कॉन्फिडेंस नहीं है, डर बिठाए गए हैं कि भाई अगर आप उस घर को छोड़ के आओगी, ये जो आपके 3, 4, 2 बच्चे हैं, इसको कैसे पालेंगे? सोसाइटी तो आपको जीने नहीं देगी। एक औरत जो है वो मर्द के बाद जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती। क्या पता अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी में 2 शादियां रखी हो,
क्या पता जो दूसरा शख्स है वो पहले वाले से बहुत बेहतर हो। बिल्कुल। यहाँ पर सबक ये पढ़ाया जाता है, क्या गारंटी है कि भाई अगर इस शौहर को छोड़ोगी तो दूसरा अच्छा मिलेगा, इस बात की क्या गारंटी है कि अगर घर वापस आ जाओगी तो जो है ना वो चीजें। और दूसरा एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि हम ये कहते हैं कि अच्छा इस दफा माफ कर दो, अब ये बदल जाएगा। अब इसने मारा है, अब इसने माफी मांगी है, अब ये बदल जाएगा। 1000 दफा तो पता नहीं 2-3 हजार दफा तो हमारी जो खवातीन है उसको पता नहीं कितनी दफा माफ करती हैं, लेकिन वो बदलता कभी भी नहीं है। तो यहाँ पर तो ये भी गलत कॉन्सेप्ट है कि अच्छा इसकी शादी हो जाएगी ना उसके बाद ये चेंज हो जाएगा, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। कुछ लड़कियां तो मैंने ये देखी हैं शादी से पहले मेरे पास आई हैं, उनके रिलेशनशिप्स हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि हमारे जो फियांसे उनमें ये वाली चीजें हैं, लेकिन वो अटैचमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी है, डी अटैच होते डर लगता है, तो वो मुझे बताती नहीं आपको नहीं पता, मुझे पता है वो बदल जाएंगे। उन्होंने बोला है कि वो बदल जाएंगे शादी के बाद, लेकिन वो शादी के बाद नहीं बदलते, क्योंकि आप उनकी थेरेपिस्ट नहीं, आप उनको फिक्स करने नहीं जा रही हैं, आपकी कंपेनियनशिप है। ये कंडीशन नहीं है कि आप अपने मेरे घर आएंगी तो मैं आपके लिए बदल जाऊंगा, आप मेरे लिए बदल जाएंगी। जो पर्सन आपकी प्रेजेंस में खुद को नहीं बदल पा रहा 2-4 साल में, 5 साल में, बाद में आप उस पर कौन सा ऐसा काला जादू करेंगे कि बाद में वो बदल जाएगा। बाद में तो चीज ज्यादा प्रैक्टिकल है, अभी तो आपका रिलेशनशिप उस तरह से प्रैक्टिकली स्टार्ट नहीं हुआ। तो वो जो हम आंख बंद करके सामने हर चीज देखते बूझते हुए भी गलत डिसीजन लेते, वो हमारी चॉइस है कि हम अपनी चॉइस से किस तरह का बंदा जो है वो अपनी लाइफ में उसको लेके आ रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि जो हमारी बेटियों को सिखाने की जरूरत है। मुझे तो सबसे बड़ी एक ये जो एक सिचुएशन है इसमें एक चीज समझ आती है कि अगर हमने खामोशी, सब्र, कॉम्प्रोमाइज के साथ हमने ही घर बसाना होता तो अल्लाह ताला कभी भी खुला का कॉन्सेप्ट ना रखते, तलाक का रख देते। लेकिन अल्लाह ताला ने ये राइट एक औरत को भी दिया कि जहां पर आपकी बस हो जाए तो इस रास्ते को इख्तियार करें। एक और चीज भी है कि हमारे ईमान बहुत कमजोर है। सही। बीइंग अ मुस्लिम, हमारा ईमान इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर मुझे एक जगह से मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी सोशल इमोशनल हेल्थ, मैं हर तरह से सफर कर रही हूँ, तो मुझे एटलीस्ट इस दुनिया से अगर मैं बेशक नाउमीद हो चुकी हूँ, लेकिन अल्लाह से मुझे नाउमीद नहीं होना चाहिए कि मैं अगर उसके बताए हुए रस्तों पर चल के अपने लिए कोई स्टैंड लेती हूँ, ही विल हेल्प यू, आप जिस भी तरह के दौर से गुजरोगे। लेकिन हमारे ईमान इतने कमजोर है कि हम पहला स्टेप ही नहीं ले पाते, हमारे अंदर से वो डर ही खत्म नहीं होता। तो बात यह है कि वो शुरू से ही ट्रेनिंग गलत है। हमें छोटे छोटी परेशानियों से निपटना नहीं सिखाया गया। बाहर ना जाओ गिर जाओगी, तेज साइकिल ना चलाओ गिर जाओगी, आहिस्ता गाड़ी चलाओ एक्सीडेंट हो जाएगा। आप बताएं कि रोड है, गाड़ी है, एक्सीडेंट हो सकता है। दुनिया में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। जिंदगी में हर दिन अच्छा नहीं होगा, खुशी गमी होगी। जब तक आप नुकसान नहीं उठाते आपको फायदा कभी हासिल हो ही नहीं सकता। तो आप बताएं कि परेशानियां साथ हैं, नुकसान साथ हैं, लेकिन उसके बाद आपने दोबारा जो है वो उसको ओवरकम किस तरह से करना है। परेशानी को आने दो, आप जितनी परेशानियां फेस करेंगे, जितनी डिफिकल्टीज फेस करेंगे, आप उतने मजबूत होते हैं। हमारे यहाँ पर पहले सनफे नाजुक पाली जाती है, फिर तितली की तरह बनाकर जो है वो दूसरे घर में दी जाती है, और सामने वाला घर आपको लगता नहीं है कि वो जन्नत है, और लड़की ये सोच के आती है कि वो कोई जन्नत है, वहां पर कोई शहजादा उसका वेट कर रहा है। और जब वो चीजें प्रैक्टिकली नहीं होती हैं, तो फिर वो जब रियलिटी और वो बिगर पिक्चर आपके सामने आती है, तो वहां पर फिर आप कोलैप्स करते हैं। वहां पर तो आप जाके देखिए, मेरे क्लिनिक पर लड़कियां रिपोर्ट करती हैं 3 साल या 4 साल हो गए मेरी शादी को, मुझे नहीं पता मैं क्या थी। इतनी रिबॉटिक लाइफ है, मतलब उस घर ने इतना आपको मैनिपुलेट और गैस लाइटिंग कर दिया कि आप अपनी जात को भूल चुके हैं। कि बच्चियां के बताती, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने अपनी मनपसंद का खाना कब खाया था, या मनपसंद की शय कब पहनी थी, या अपनी दोस्तों से लास्ट टाइम अपनी खुशी से कब मिलने गई थी। सब कुछ चेंज हो रहा है, और उसी दिन चेंज हो रहा है जब आपने अपनी जात को इग्नोर किया, निगलेक्ट किया। शादी के बाद आपको अपनी जात को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं कि जहां पर हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ताकि हम अपनी जात को जो है ना वो उस तरह से इग्नोर ना करें कि वो बिल्कुल नेक्स्ट पर्सन उसको जीरो कर दे। अच्छा, इसमें से एक बिल्कुल हल्का फुल्का सा क्वेश्चन मेरे ज़हन में आया है कि कहा जाता है एक अमूमन तौर पर कि जनाब जो बंदा होता है वो कहते हैं जनाब, पहले औरत कहती है कि जनाब तुम अपने आप को बदल नहीं रहे, और बाद में जब बंदा बदल जाता है तो वो कहती तुम तो बदल गए हो। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे लगता है यहाँ पे ना अंडरस्टैंडिंग है। मैं वही बात करूंगी, आपको एज अ टीम काम करना है, लेकिन ज्यादा औरत को बदलना पड़ता है। क्योंकि देखिए, औरत जा रही है किसी दूसरे घर में जहां पर 10 अफराद हैं, 7 है, 5 है। अब वो 7 और 5 उस एक के मुताबिक नहीं बदलेंगे, तो वहां पर एक औरत को ज्यादा बदलना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें ऐसी हैं,
आप ये ना करें कि आप दूसरे बंदे, आप ये सोच के जाएं कि मैं उसको बदल दूंगी, या फिर शोहर ये कहे कि मैं अपनी बीवी को बदल दूंगा। आप ये फोकस करें कि आप दोनों की जो स्ट्रेंथ है उसको आप जो है वो कॉम्प्लीमेंट करें, और आप दोनों की जो वीकनेसेस हैं उसकी इंप्रूवमेंट के लिए आप दोनों मिलकर काम करें। तो आपका रिलेशनशिप जो है ना बहुत हेल्दी होगा। जब हम ये सोच लेते हैं ना कि मैंने इसको बदलना है या ये मुझे बदलेगी, तो वहां पर फिर आप एक टीचर और वो एक स्टूडेंट वाला ताल्लुक बन जाता है। क्योंकि जब आप नहीं बदलेंगे शौहर कंप्लेन करेगा, बीवी नहीं बदलेगी तो फिर शौहर कंप्लेन करेगा, और अगर शौहर नहीं बदल रहा तो बीवी कंप्लेन करेगी। तो ये फिर चीजें ना वो कंडीशनड हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि आपके मियाँ बीवी के ताल्लुक में ये जो मोहब्बत है ये इतनी प्योर होनी चाहिए कि ये कंडीशनिंग ना हो इसमें, और उसमें चाह जरूर रहनी चाहिए, उसमें एक रिस्पेक्ट जरूर रहनी चाहिए। क्योंकि मेरे नजदीक वाकई में इस दुनिया में कोई सबसे खूबसूरत ताल्लुक है तो वो मियाँ बीवी का ताल्लुक है। लेकिन आज के इस दौर में जो सबसे स्केरी ताल्लुक बन चुके हैं वो मियाँ बीवी का बन चुका है। लोग शादियां करने से डर रहे हैं। तो दीज आर द रीजंस कि आप अपने रिलेशनशिप को कितना प्योर और हेल्दी, ये कंपटीशन की गेम में ना लेके आए। दिस इज नॉट द कंपटीशन, इट्स कंपेनियनशिप। दो लोगों का एक हेल्दी बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। वो एक दूसरे के लिए पीसफुल होने चाहिए। शादी में तो सुकून रखा है, और अगर आप कहेंगे आप मेरे लिए बदलो, आप मेरे लिए नहीं बदल रहे हो, तो आपको पीस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी वो जो एक कंपटीशन था ना, एक कंडीशन थी, वो फुलफिल नहीं हो रही। तो उससे बेहतर है कि आप अपनी नीड्स पर पहले काम करें कि हमारी जरूरत क्या है इस रिश्ते की एज अ टीम, फिर आप उन चीजों पर काम करें जो आप चाहते हैं, जो आपकी वांट्स हैं या जो आपकी डिजायर्स हैं। अच्छा, लव मैरिजेस में एक अमूमी तौर पर हम देखते हैं, मतलब आपने फ़ोन किया, लड़की ने फ़ोन किया, लड़का जनाब सारे काम छोड़ के पहुंच गया। अच्छा, यही रिश्ता जब आगे चलता है, शादी में ढलता है, फिर वो जब बीवी है वो उससे मुखातब हो रही है या उसे कह रही है मुझे टाइम दो, मोबाइल पे लगा हुआ, या देर से घर आता है सारा कुछ, वो एक ताना देती है कि भाई उस वक्त तो तुम सारे काम छोड़ के मेरे लिए आ जाते थे, अब कैसी ऐसी मुसीबत आ पड़ी है कि जनाब अब मैं पास बैठी हूँ और तुम फ़ोन के ऊपर लगे हुए हो। तो ये आप इसको कैसे सिनेरियो को देखते हैं कि पहले तो बहुत ज़्यादा वक्त दिया जाता है, मतलब कहाँ से जाके वो चीज़ दी जाती है, और फिर बाद में मुयस्सर आने के बाद भी वो उस तरीके से नहीं होता। तो क्या ये प्यार में कमी की वजह से होती है, या फिर इसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए? अच्छा, जब हमारा नया नया ताल्लुक बनता है ना, तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है किसी भी चीज़ को जानने की। आप कभी भी कोई चीज ऐसी लें जिसके बारे में आप नहीं जानते, कोई पर्सन है, तो शुरू में तो हम इन्वेस्ट करते हैं। शुरू में हम कहते हैं कि अच्छा आपकी चीजों के बारे में जानना है, क्यूरियोसिटी है, उसकी पसंद नापसंद, उसकी चीजें, उसकी हर चीज। लेकिन जब आप सब कुछ जान जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा जी अब हमारी जो है ना वो शादी हो रही है। जब शादी होती है तो आपके सामने वो एक प्रैक्टिकल लाइफ है कि जहां पर एक मर्द को काम भी करना है, उसको सारी चीजें मैनेज भी करनी है। शुरू में वो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करता था सारी चीजों को गेन करने के लिए। जब वो चीज उसको हासिल हो जाती है तो फिर वो अपनी जो एक प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें वापस आ जाता है कि अब मेरी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस घर को चलाना, इनके बजट्स, इनकी मेरे बच्चे, बाकी सारी चीजें। तो वो ऑटोमेटिकली जो उसका टाइम है, जो उसकी चीजें हैं वो कम होंगी। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्रायोरिटी पर नहीं रख रहा, या वो आपसे प्यार नहीं कर रहा, या वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, या चाहत कम होती है। इसको कहते हैं रियलिस्टिक पिक्चर। लेकिन हमारी खवातीन ज्यादातर ना अनरियलिस्टिक जो चीजें होती है ना उन्हीं पर फोकस कर रही होती हैं। तो यहाँ पर ये है कि आप ये देखें कि वो शख्स आपको अगर थोड़े से टाइम के लिए भी फोन करता है तो क्वालिटी टाइम गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा। पहले तो क्वांटिटी भी थी और क्वालिटी भी थी, लेकिन बाद में आपको ये देखना चाहिए कि उसका जो रवैया है, उसकी जो मोहब्बत चाह है, उसमें तो कमी नहीं आई है। बात बेशक थोड़ी होती है, लेकिन बात होती किस तरह से ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि हमारे यहाँ ये जो आपको भी पता है कि एक मर्द जब घर से बाहर जाता है, क्योंकि हम भी काम कर रहे हैं, तो 100 तरह के प्रेशर्स हैं, 100 तरह की चीजें आपको डील करनी है। तो वहां पर जो एक बंदी घर में उसके सुबह के कुछ काम थे जो उसने नौकर से करवा के वो फारिग होके बैठ गई। अब शौहर काम कर रहे, बीवी घर में फारिग है। तो बीवी के ज़हन में, क्योंकि वो फारिग है तो उसके ज़हन में अच्छा इससे मुझे मैसेज, क्योंकि आप फारिग हैं, दूसरा पर्सन तो फारिग नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। और लेकिन काम करने के बाद वो तो घर में किसके पास आता है? वो आपके पास ही आता है, वो सारी चीजें आपके साथ ही गुजरी। तो वहां पर हमें बच्चों को ये समझाने की जरूरत है कि जो आपकी शादी से पहली वाली लाइफ थी वो प्रैक्टिकल नहीं थी, जिसमें वो कहते मेरे बेबी ने खाना खाया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो जब शादी के बाद अगर आप देखें तो वो एक प्रैक्टिकल लाइफ है, तो उसमें चेंजिंग जरूर आती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पर्सन बदल गया है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उसकी वफादारी की सबसे बड़ा उसका जो सबूत था ये था कि उसने आपको इज्जत के साथ
अपने निकाह में लेके आया है। उसकी वफा की सबसे पहला जो सबूत है वो यही है। तो वहां पर हम उस बंदे को ये नहीं कह सकते अच्छा नहीं पहले तो आप बहुत ख्याल रखते थे। वहां पर आपको ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, वो किस तरह से सारा दिन चीजों को मैनेज कर रहा होता है। एट द एंड वो ये सब कुछ कर किसके लिए रहा है, आपके लिए कर रहा है। तो वहां पर अगर उसके टाइम फ्रेम में कभी उससे कोई बेचारे से कोई कुताही, कुछ चीज भूल जाए, गलती हो जाए, तो मुझे लगता है आपको फॉरगिव करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। आप उसको कन्वे कर सकती हैं कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ, ताकि आप उस चीज के जो है ना वो हल की तरफ जा सकें। आप इस तरह ना ज़हन में सोचे कि नहीं ये तो बदल गया है, या जो है ये पहले ऐसे करता था अब इसकी आदतें ऐसी हो गई। नहीं, अगर आपको कुछ चीज लग रही है कि कोई चीज फिशी है तो आपको उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। वो अली इर्तज़ा का एक शेर है ना कि ये दोस्ती निकाह में बदलेंगे एक दिन, यूं ही तुम्हारे वास्ते खर्चा नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए, ये जो रिश्ते होते हैं ये हमारी रूह को तराशते हैं या ये हमारे ज़ख्मों को, रूह के ज़ख्मों को मज़ीद गहरा करते हैं? अच्छा, मेरे नज़दीक तो दोनों ही जो है ना वो बहुत मुफीद हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छे ही लोग आ रहे हैं और वो आपकी रूह को तरोताज़ा ही कर रहे हैं, तो आप यकीन माने आप कभी भी उससे बेहतर नहीं सीख सकते। ठीक है। आप एक बेसिक लेसन ही लेंगे। आपकी जिंदगी में जो असल आपको लेसन सिखाते हैं, जो असल आपको शार्प करते हैं, जो आपको कुछ बनाते हैं, वो वही लोग हैं जो आपकी रूह पर वार करते हैं, जो आपके दिल पर वार करते हैं, जो आपकी समटाइम्स आपकी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करते हैं, आपको इमोशनली भी डिसरेगुलेट करते हैं। लेकिन आप उन्हीं प्रॉब्लम्स के बाद ही बन के निखर के सामने आते हैं। अगर हमारे सर्कल में अच्छे लोग ही होंगे तो नो डाउट वो आपको अच्छी चीजें बताएंगे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरे लोग आ रहे हैं जो आपकी रूह को जो है वो खराब करते हैं, या आपकी रूह को कोई नुकसान पहुंचाते हैं, या उसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, तो मुझे लगता है उसमें भी आपको अपने लिए एक पॉजिटिव मैसेज ही लेना चाहिए। क्योंकि मेरी जिंदगी का तो यही मंत्र है। मेरी जिंदगी में मैं नहीं कह सकती कि एक भी शख्स जो है वो कोई बुरा है। बुरा तब होगा जब उसने मुझे कुछ सिखाया नहीं। अगर कोई शख्स मेरी जिंदगी में आया है और उस एक बुरे एक्सपीरियंस की वजह से मैंने कुछ सीख लिया है, तो वो शख्स अल्टीमेटली मेरे लिए फायदामंद ही है। बिल्कुल ठीक है। मैं कभी नहीं ये कह सकती कि उस शख्स को मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए था। इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है, आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला बिना मकसद के कोई शख्स भेज ही नहीं सकता। अगर वो आ रहा है तो ये अल्लाह की प्लानिंग है। तो मैं तो उस शख्स को कभी गाली नहीं दूंगी। मैं तो बल्कि जितना शुक्रगुजार उन लोगों का करती हूँ जो मुझसे नफरत करते हैं, उनका उतना नहीं करती जो मेरे साथ अच्छे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि जिंदगी में अल्लाह ताला ने जब आपको कुछ बनाना होता है ना, एवरेज लोगों से निकाल कर अबव एवरेज लेके आना होता है, तो वो तब आपकी जिंदगी में चैलेंजिंग लोग लेके आता है। जो इस तरह के लोग होते हैं जो कभी कभार आपको जाके दगा भी दे सकते हैं, आपको छोड़ भी सकते हैं, आपका ट्रस्ट ब्रेक कर सकते हैं। असल में आप वहीं से बनते हो। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ दो तरह के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह होंगे, जिनकी जिंदगी में कुछ बुरे लोग आएंगे तो उनका शुक्रिया अदा करेगी, उससे कुछ सीखेगी और मजीद अपने आप को स्ट्रेंथन करेगी। लेकिन दूसरी तरह के वो लोग हैं कि जो कोलैप्स कर जाते हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो इस चीज का रोना रोते कि मेरी जिंदगी में ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ही क्यों छोड़ा, मैंने ऐसे क्या गुनाह किया था, मैं तो कभी किसी को हर्ट नहीं करती, मैं तो सबके साथ अच्छी हूँ। या लड़कों का भी समटाइम्स होता है कि वो किसी के साथ सिंसियर होते हैं लेकिन लड़कियां उनको छोड़ के चली जाती हैं, तो वो भी यही बात बोलते हैं कि हम उनके साथ लॉयल थे। तो मेरा ख्याल है कि आपकी जिंदगी में हर शख्स का आना भी उसका कोई खास पर्पज है और उसका जाना भी कोई खास पर्पज है। तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में जो लोग बुरे भी आए तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अगर वो चले भी जाए मैं तो भी शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी उनका जाना बेहतर था। लेकिन वो जितनी देर मेरे साथ रहे हैं तो मैं उस पर गिल्ट में नहीं जाऊंगी, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा कि मैंने उसको क्यों जिंदगी में ऐड कर लिया। पहली बात है कि मैं अपनी जिंदगी में शामिल लोगों को बहुत सोच समझ के करती हूँ, और अगर उस सारी सोच समझ के बाद आपकी जिंदगी में कुछ लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपका ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हैं, आपकी लॉयल्टी को चैलेंज कर रहे हैं और आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर आप उनसे कुछ सीख रहे हैं तो असल में तो वो हमारे उस्ताद हुए ना, क्योंकि वो हमें सिखा रहे हैं। तो वो तो उनको तो आप मुर्शिद माने, क्योंकि उन्हीं मुर्शिदों की वजह से जो है वो आपके अंदर मजबूती आती है, आपका करेक्टर ज्यादा स्ट्रेंथन होता है, आप खुद को ज्यादा बेहतर फील करते हैं कि अब मेरे अंदर मजीद निखार आ गया। तो अगर आपकी जिंदगी में अच्छे बुरे दोनों लोग हैं तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए, और क्योंकि आपके जो बुरे लोग हैं वो भी आपको अच्छा सबक देके जाएंगे, जो अच्छे लोग हैं वो तो पहले ही आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। कहा जाता है ना कि भरोसा या तो आपको अच्छा दोस्त दे देता है या अच्छा तजुर्बा दे देता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। अच्छा मुझे बताइए, ये जो ज़हनी हमारा सुकून होता है ये शोर से दूरी की वजह होती है या दिल में कोई ख़ास मकाम होता है?
अच्छा, जो हमारा ज़हनी सुकून है, इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे जहन में नेगेटिव ओवर थिंकिंग नहीं है, हर टाइम जो है वो कोई स्ट्रेस नहीं है, और हम जो हैं वो किसी ना किसी अपने पास्ट की किसी मुश्किलात में नहीं फंसे हुए। हम जो काम कर रहे हैं उस पर जो है हमारा फोकस है। अगर हमारे जहन में सुकून है तो हमारी थॉट्स पॉजिटिव होंगी, ठीक है, और हम माइंडफुल रहेंगे, और उसके बाद हमारे पास्ट में अगर कुछ खराबियां भी आई हैं तो हम उनको एज अ लेसन लेंगे, बिल्कुल, और हम ये सोचेंगे कि इसको रिपीट नहीं करना, क्योंकि पास्ट के बारे में जितनी भी चीजें होती हैं अगर आप उनकी टेंशन लें वो ठीक तो हो ही सकती, लेकिन हाँ आपका प्रेजेंट जरूर खराब होगा। लेकिन अगर आपके पास जहनी सुकून है तो आपके पास इतनी कैपेसिटी जरूर होगी कि आप उस प्रेजेंट मोमेंट में उस एक प्रेजेंट स्ट्रेस को अच्छे तरीके से चैनलाइज कर सकें, उसको मैनेज कर सकें। तो बेसिकली ये जो अंदर का शोर है या हमारे दिल में या हमारी रूह में अगर कुछ चीजें, तो वो हमारा इनर पीस है। ज़हनी सुकून ये है कि आपकी जहन की जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव रहती हैं, आप हमेशा सोल्यूशन फोकस्ड होते हैं, आप हमेशा माइंडफुल होते हैं, और आपको बुरे लोगों में भी अच्छी चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। और आपके जहनी सुकून की एक और साइन ये है कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई परेशान है, कोई प्रॉब्लम में है, तो आप उसकी भी हेल्प करना चाहेंगे। आप बहुत काइंड और बहुत एम्पैथी शो करते हैं। ठीक है। यहाँ पर समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी लाइफ में कुछ सुनने वाला नहीं होता, तो आप उनको सुनना पसंद करते हैं, आप उनको जज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपका अपना ही ज़हनी सुकून तबाह है तो फिर आप इन सारी चीजों को उल्टा कर दें। बिल्कुल ठीक। कि आपकी थॉट्स भी नेगेटिव होंगी, ओवर थिंक करेंगे, लोग बुरे लगेंगे, हालात बुरे लगेंगे, आप दूसरों को कोसेंगे, आप दूसरों को ही ब्लेम करेंगे, आप खुद पर फोकस ही नहीं करेंगे। तो वो सारी चीजें हैं जो आपको एक्सटर्नल शोर आ रहा है, उसको आप जो है वो अपनी वैलिडेशन समझेंगे। जो अंदर की सही आवाज है उसको कभी सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बाहर का शोर इतना ज्यादा है। तो वो जो हमारा इनर पीस है वो है कि हमारी रूह और हमारा जो दिल है वो कितना पुरसुकून है। और आपका मेंटल पीस ये है कि आपके जहन में कितनी कामनेस है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ज़हनी सुकून है ना, तो यहाँ पर बैठे बैठे कोई बंदा हमारी इंसल्ट कर दे तो हम कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे, हम इतनी काम स्टेट में होते हैं। मुझे लगता है एक इंसान सबसे डेंजरस तब बनता है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, कि जब आप उसको इंसल्ट करें, गाली दें, उसको रिएक्शन दें, लेकिन वो इतनी काम स्टेट में होता है आपको कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे लोग तो नादर ही मिलते हैं, खाल खाल मिलते हैं, ऐसे रेयर है ना। हाँ। लेकिन मैं इस चीज को बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, मैंने इस चीज को हमेशा प्रैक्टिस किया। आई एम अ वेरी सेल्फिश पर्सन, मुझे आप कोई भी अच्छी चीज बताएं मैं उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करूंगी। तो मेरी जिंदगी में ये जो एक लेसन है ये इतना इफेक्टिव है और इसने मुझे इतना हेल्प किया है कि जो सामने वाला पर्सन अगर आपकी इंसल्ट कर रहा है, वो आपके बारे में बुरा बोल रहा है, तो मैं अपनी इतनी एनर्जी लाउड होकर अग्रेसिव होकर क्यों उस पर्सन पे वेस्ट करूं जो मेरी वर्थ को जानता ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि मैं क्या डिजर्व करूं। तो बेहतर है ना जो उसका गुब्बारा वो निकाले, वो अपनी नेगेटिव एनर्जी निकाल रहा है, लेकिन वो अनटिल अनलेस के मैं अगर खुद को जानती हूं तो वो चीज मुझ पर इफेक्ट ही नहीं करेगी। वो शील्ड है मेरे आगे, और वो जो शील्ड जो है वो मुझे दिखा रही है कि मैं क्या हूं। लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या हूं, वो जो सामने वाला पर्सन है वो गाली देगा, फिर मैं भी आगे से गाली दूंगी। वो मुझे अगर कुछ जो है बुरा भला बोलेगा या गुस्सा करेगा, थप्पड़ मारेगा, फिर मैं भी आगे से मारूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता। और मैं अपने और दूसरे शख्स में हमेशा एक फर्क रखती हूँ। अगर अगला पर्सन रिएक्ट करे तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगी। मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ने के वैसे बहुत ज्यादा फायदे हुए हैं, लेकिन एक फायदा ये भी हुआ है कि मैंने जिंदगी में रिएक्शन करना छोड़ दिया। मैं रिएक्ट नहीं करती, मैं हमेशा रिस्पॉन्ड करती हूँ। और मैं नेक्स्ट पर्सन को हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट भी देती हूँ। अगर सामने वाला पर्सन जो है अगर वो चीख रहा है तो मैं ये सोचती हूँ पता नहीं ये बेचारा किस एक जंग से गुजर रहा है, पता नहीं इसकी क्या मजबूरी है। वैसे नियतन बंदा शायद गलत ना हो, लेकिन उसका ये जो रिएक्शन है पता नहीं उसकी किस एक फेज में आके निकला है, तो मैं उसको हमेशा माफ करना पसंद करूंगी। मैं नहीं कहूंगी कि अच्छा उसने मुझे गाली दी है तो मैं भी। अक्सर वही लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं, नेक्स्ट आपके पास जरूर आएंगे, वो कहेंगे कि आई एम सॉरी, उस टाइम पे मेरा मसला था, मैं गुस्से में था। तो आप लोगों को प्लीज अंडरस्टैंड करना शुरू करें। जरूरी नहीं अगर किसी ने आपको इंसल्ट किया है, वो आपको जलील कर रहा है, तो उसकी नीयत ऐसी थी, उसके अपने पता नहीं जिंदगी के कितने मसले तो उसे हल नहीं हो रहे थे, और उस ना हल होने की वजह से उसके अंदर कैपेसिटी नहीं थी अपने स्ट्रेस को बेयर करने की, और सामने आप आ गए और उसने आप पर चीखा, उसने आपको गाली दी, उसने आपको थप्पड़ मारा। तो ये वो चीजें हैं कि जहां पर आजकल के दौर में हमें एक दूसरे को समझने की बहुत जरूरत है, एहसास की बहुत जरूरत है। ये देखना चाहिए कि वाकई में जो शख्स है वो नियतन बुरा है या फिर उसके हालात और वाकयात ऐसे हैं कि उसको ये समझ नहीं आ रहा, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, लैक ऑफ कैपेसिटी है ना कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, लैक ऑफ कैपेसिटी, लैक ऑफ स्किल है कि आपको जो अपने
करंट मौजूदा हालात हैं उनको टैकल करना नहीं आ रहा, उनको रिजॉल्व करना नहीं आ रहा, तो आप सामने वाले पर्सन पर चीख रहे हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि सामने वाला पर्सन इतना वाइज होना चाहिए कि भाई वो तो चलो आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ तो ठीक है ना, आप तो एक बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजारे हैं, तो आप उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, आप भी अगर फन्ने का बन के उसको 2 थप्पड़ मारेंगे तो फिर दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो आपको हमेशा इस तरह की सिचुएशन में रिएक्शन नहीं देना, रिस्पॉन्ड देना है। और अगर आपको लगे कि आप रिएक्शन देना चाह रहे हैं और आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, तो मैं कहूंगी एटलीस्ट डिले करें। डिले करने से भी क्या होगा कि आपकी रिएक्शन की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ऑन द सपोर्ट करेंगे तो फिर जंग शुरू होगी। ये अमूमन हम देखते भी है ना, बेचारे मर्द बिल्कुल अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही खराब है, कोई बीच में 2-4 साइको केसेस भी हैं, लेकिन वो जब बॉस की डांट खा के आ रहा है, वो जब एक कस्टमर की जो है वो ऊल फूल बातें सुन के आ रहा है, आने के बाद वो जब घर आता है तो घर आके जो है वो मुंह जो है बेगम का मिलता है, वो जनाब सूजा हुआ बना बनाया हुआ, और वो कोई पुरानी शिकायतें इकट्ठी करके बैठ जाती है। हमारे ये भी समझाया जाता है कि जो मर्द है उसको दरवाजे से रिसीव करें और उसको अच्छे तरीके से आप एक मुस्कुराहट दे दें तो वो उसकी सारी थकावट उतर जाती है। जब वो थका हारा आया है, डांट खा के आया घर, और घर आके आगे से आप भी उसको अपने मुतालबात सुनाने शुरू कर दिए हैं, अपने एग्रेशंस आती दिखाने शुरू कर, तो आपको लगता है कि शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक मैसेज देना चाहूंगी स्पेशल खवातीन को। आपका मर्द जितना मर्जी बुरा है, उसने आपके साथ जितनी मर्जी जुल्म ज्यादतियां की हैं, वो आपको नहीं अंडरस्टैंड करता, लेकिन वो जब सुबह से गया शाम को घर वापस आए, आपकी उनके साथ लड़ाई हुई है, कोई मसला चल रहा है, लेकिन आप प्लीज उन्हें बड़ा वार्मली वेलकम करें, बड़े प्यार और मोहब्बत से। वो डिजर्व करता है। मुझे लगता है मोस्टली मेरे पास जो क्लिनिक पर मर्द आते हैं ना, वो मैं उनसे पूछूं कि आपको शादी में क्या, वो कहते हैं सुकून। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि मर्द घर वापस आ रहा है, औरत के पास सारे दिन की सास की, नंद की और पता नहीं पीछे जितनी भी चीजें हैं, उसको यह है कि मैंने वॉमिट करना है, वेंट आउट करना है। वो खाना खा रहा है, पास बैठ के उसको चीजें बता रही हैं, आज ये हुआ वो हुआ। वो अगर वो शावर लेने जा रहा है तो आप वो कपड़े चेंज कर रहे हैं तो आपकी साथ साथ जो है ना वो आपकी पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो वहां पर आप उसको थोड़ा सा रिलैक्स होने दें। वो घर आया है, पता नहीं कितनी परेशान, क्या पता आज उसने भी आपसे कुछ शेयर करना हो, लेकिन आप तो उसको वो मौका ही नहीं दे रही ना कि वो अपनी कोई प्रॉब्लम आपसे शेयर कर सके। तो ये बहुत जरूरी है अपने घर के अंदर कुछ रूल्स बनाएं कि जब आपका शौहर घर वापस आए तो आप उसे बहुत वार्मली वेलकम करेंगी, मुस्कुरा कर, और जो भी आपके जायज मुतालबात हैं जो आप चाहती है शेयर करना, उसको आप कोई 3-4 घंटे 2 घंटे बाद शेयर करें। हाँ। ताकि आप पहले उसको रिलैक्स, आप देखेंगे कि रिजल्ट डिफरेंट होगा। बिल्कुल सही है। बाहर से थका हुआ है, आपने भी सुना दिया तो वो भी गुस्से से बोलेगा, वो भी गुस्से से बोलेगा। तो इसके लिए बहुत बेहतर है कि जब वो घर में एंटर हो, उसको 2-3 घंटे फ्रेश, उसको एक अपना मी टाइम दे, वो जो करना चाहता है उसको करने दिया जाए। जब वो रिलैक्स हो जाए, आप देखेंगे अब मूड अच्छा हो चुका है, कोई बातचीत हो सकती है, फिर अपने दिन के जो मुतालबात है वो आप उनसे शेयर करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इस रिलेशनशिप के अंदर मियाँ बीवी का जो है, इसमें स्पेस का क्या कॉन्सेप्ट है और कितनी स्पेस देनी चाहिए एक दूसरे को? अच्छा, यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सनल स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम शादी के बाद अपनी जो इंडिविजुअल अप्रोच है ना, जो अपनी जात है, उसको भूल जाते हैं, मर्द भी और औरत भी। दोस्त छूट रहे हैं, आपकी वजह से ये छूट रहा है, आपकी वजह से वो छूट रहा है, सब छूट रहा है। आप पहले, क्योंकि हमने शादी करनी होती है तो हम अपना बहुत ख्याल रखते हैं, स्किन का, बॉडी का, इमोशंस, हर चीज, क्योंकि एक अच्छा पॉजिटिव सेल्फ इमेज आपके सामने पोर्ट्रे करना है। बिल्कुल ये चीजें आपकी बाद में भी रहनी चाहिए। मुझे लगता है एक शादी का जो बेहतरीन ताल्लुक होता है, इसको लंबे अरसे के लेके चलने के लिए ना डेली की एफर्ट आपको पुट करनी पड़ती है, ताकि उसमें चार्म खत्म ना हो। कि डेली की एफर्ट डिमांड करता है। अगर आप डेली एफर्ट नहीं पुट कर सकते, एक्चुअली 2-3 दिन तो इसमें जरूर एफर्ट पुट करें। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे की जितनी भी अच्छी चीजें हैं या बुरी चीजें हैं, उनको तो आप इनकलकेट कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप अपने शौहर और जो बीवी है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें देखिए कि वक्त के साथ साथ आपको नई चीजें सीखने की जरूरत है। बिल्कुल सही। नया अगर कुछ नहीं आएगा ना तो चार्म नहीं रहेगा आपके रिलेशनशिप में। नया लेके आना अपने रिलेशनशिप में, ये आप दोनों डिसाइड करते हो, क्योंकि हम हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हमें चेंज होने की ज़रूरत पड़ती है, हमें कुछ नया सीखने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप नया सीखते हैं तो आपका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा जिंदा रहता है, वो लाइवली रहता है। अगर वो एक ही रोबोटिक लाइफ में चल रहा है तो यू विल सी कि वो चीज़ें जो है वो बिल्कुल एक रोबोटिक फॉर्म में जब चलेंगी, गो विद द फ्लो चलेंगी, तो उसमें चार्म नहीं होगा। सही। और चार्म तभी आता है जब दोनों मिलकर एफर्ट पुट करते हैं। तो वो एक बहुत ज़रूरी बात है कि आप जो है वो अपने उस रिलेशनशिप के ऊपर
इमोशनली, सोशली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली एफर्ट्स पुट करें, ताकि आपको जब उनके रिजल्ट मिलेंगे तो यू विल सी कि आपका रिलेशनशिप बाकी लोगों से कितना डिफरेंट है, क्योंकि कोई कन्वेंशनल अप्रोच पे नहीं चल रहा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, ये औरत जो है अपने आप को कब अकेला फील करती है? जब वो खुद सबके लिए खुद को वक्फ कर देती है, या जब कोई इसकी ज़ात को ना समझे? अच्छा, लोनलीनेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि क्या पता आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग हों, आपके इर्द गिर्द अच्छा शौहर है, सास है, घर के लोग हैं, ठीक है, लेकिन आप फिर भी लोनली फील कर रहे हो। तो वो जो अकेलापन है वो ये है कि आपकी ज़ात को, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। तो मुझे लगता है एक औरत सबसे ज़्यादा खुद को लोनली तब फील करती है जब कोई उसके लिए इमोशनली अवेलेबल ना हो, उसकी फीलिंग्स को कोई अंडरस्टैंड ना कर रहा हो। बाकी वो आप उससे जो मर्जी उसको उससे काम करा लें, वो आपको जो है वो करके दिखा। लेकिन जो मोस्टली मेरे पास केसेस आते हैं उसकी बेसिस पर मुझे ये लगता है कि जब आपके पास कोई सुनने वाला ना हो ना, जो आपका दिल परेशान है, आप तकलीफ में हैं, आप रो रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि सामने वाला बंदा मुझे पैसे दे दे, या सामने वाला बंदा मुझे हल दे दे, या सामने वाला बंदा जो है वो मुझे जो है वो मैं उसको अपनी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो बताऊं तो उसके बाद मुझे गाइड करे। आप सिर्फ ये चाह रहे होते हैं मेरे उस एक कमज़ोर लम्हे में जब मैं अकेला फील करूं, मुझे कोई सुन ले, मेरे पास कोई आके बैठ जाए और मैं उसको अपनी प्रॉब्लम एक दफ़ा बता दूं, उसका अकेलापन फ़ौरन से दूर हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि मोस्टली मेरे क्लिनिक पर मोस्टली जो मर्द हैं, मुझसे नहीं तुम्हारे ये रोने धोने सुने जाते। अच्छा। ये मेरे सामने ना रोया करो, ये तुम्हारे अजीब ड्रामे हैं। इमोशनल पेन को हमने ड्रामे का नाम दे दिया है। दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि औरत जो है वो डिफरेंट तरीके से डिजाइन की गई है। मर्द के इमोशंस डिफरेंट है, उसे सुबह काम पर जाना वो बहुत लॉजिकल होकर सोच रहा है, लेकिन कभी कभार औरत को आपका वक्त चाहिए होता है, आपके कान चाहिए होते हैं, आप सिर्फ उनको सुने। ऐसी कितनी खवातीन हैं जो रह एक छत के नीचे अपने हस्बैंड के साथ कमरे में रही हैं, लेकिन वो लोनलीनेस का शिकार हैं। उसकी वजह ही सिर्फ ये है कि उनके हस्बैंड उनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है। उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो उनकी पेन है, जो प्रॉब्लम है, वो किसी को बता नहीं पाते। मेरे पास सर एक केस आया, वो जो खातून थी उनकी एज थी 52, ठीक है, और उनकी शादी जो थी उसका जो ड्यूरेशन था वो हो गए थे 30 साल, ठीक है। अब आप सिर्फ ये सोचें कि उसने मुझे जब ये एक चीज़ बताई तो मेरे लिए इतनी अलार्मिंग थी कि इन 30 सालों में एक भी दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि वो जब पेन में हो, रो रही हो, परेशान हो, तो उसके हस्बैंड ने अपने आप को इमोशनली अवेलेबल किया हो अपनी बीवी के लिए। इन 30 इयर्स एक भी दफ़ा वो मुझे ये चीज़, मेरा क्लाइंट मुझे गाइड कर रहा है कि मैडम आपने उस शख्स से शादी करनी है जो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल रहे। अच्छा। क्योंकि 30 साल में मेरा जो शौहर है उसने मुझे एक दफ़ा नहीं सुना। ये हमारे क्लाइंट्स करते हैं, वो आपको बड़ी टिप्स भी, हर बंदे की स्ट्रगल डिफरेंट है, हर बंदे का सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज डिफरेंट है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग गाइड कर। लेकिन ये बहुत एक पेनफुल चीज़ थी कि आप कितना बेबस फील करते हैं उस टाइम पर कि आपके पास आपका शौहर है, आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, लेकिन वो आपके लिए इमोशनल अवेलेबल नहीं है। आपकी जो इमोशनल पेन है आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो इससे बड़ा कॉम्प्रोमाइज, इससे बड़ा सेक्रीफाइस नहीं हो सकता कि 30 साल औरत खामोशी से, सब्र के साथ उस एक शख्स के साथ जो है ना अपनी सारी जिंदगी गुजारते। नहीं, बाज़ केसेस में हमने देखा है कि वो जब सारा दिन ठीक रहती हैं, जब मर्द ने घर आना होता तो सर पे वो कपड़ा बांध के तो बैठ जाती हैं, तो वो आते ही ऐसी फील आती है कि यार मैं पता नहीं किस जगह पर आ गया। मेरा वंस अगेन मेरा ये है कि सारी खवातीन को जिन्होंने अभी शादियां करनी है, उनके लिए भी, जो शादीशुदा है उनके लिए भी, आप अपने पार्टनर को जितना कंफर्ट दे सकती हैं उतना दें। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम सेल्फ मैनेज भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो 24 घंटे के जो भी प्रॉब्लम है सारे के सारे वो हस्बैंड ही डील करेगा। वही आपके सर में दर्द है या कुछ भी है, आपने सेल्फ केयर भी करनी होती है। आप ये देखें कि जो आपके सर में दर्द हो रहा है ये हस्बैंड किसी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है या आप अपनी सेल्फ केयर नहीं करी उस वजह से हो रहा है। तो ये चीजें देखने की बहुत जरूरत है कि जब आप अपनी केयर करती हैं, सेल्फ लव और सेल्फ केयर की जो टेक्निक्स हैं वो अपने ऊपर अप्लाई करती हैं, अपना ख्याल रखती हैं, तो यू विल सी कि आपको अपने हस्बैंड से जो है वो शिकायतें भी कम होंगी, आपका मूड भी बेहतर रहेगा, आप भी खुशहाल रहेंगी और आप अपने शोहर को भी खुशहाल रखेंगी। लेकिन जब आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही, ना फिजिकल ख्याल रख रही हैं, ना बॉडी का ख्याल रख रही हैं, ना इमोशनल हेल्थ पर काम कर रही हैं,
ना आप अपने दिमाग को कुछ फीड कर रही हैं, ना उसमें कोई पॉजिटिव जो है वो थॉट्स आ रही हैं, तो अल्टीमेटली आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स होंगी, नेगेटिव एनर्जी होगी, अपना ख्याल आप पहले नहीं रख रही, स्ट्रेस डेली के आप बेयर नहीं कर सकती, तो आप सर पर कपड़ा ही बांधेंगी और फिर आप इंतजार करेंगी शौहर कब आए तो आप उसको बताएं कि मेरे सर में दर्द हो रही है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप अपना ख्याल रखना शुरू करें, आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू करें। हैप्पीनेस ये नहीं है कि मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे खुश करेगा मैं तभी खुश होंगी, नहीं। सबसे पहले आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी भी है, आपकी अपनी ज़ात है, उस पर फोकस करें। मुझे तो लगता है सर जो खुद से प्यार नहीं करता वो किसी दूसरे शख्स से नहीं कर सकता, जो अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता वो किसी दूसरे की भी नहीं कर सकता। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले खुद को ऑन करना सीखें, फिर आप अपने रिलेशनशिप को भी ऑन करेंगी, फिर आप अपने हस्बैंड को भी ऑन करेंगी। और जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप सबसे पहले ख्याल रखते हैं कि उसको कम से कम परेशानियों में मुब्तला किया जाए। मुझे लगता है कि अगर बीवी की शौहर से मोहब्बत है या शौहर की बीवी से मोहब्बत है तो दोनों इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम एक दूसरे को जितनी कम ज़हनी अजियत दे सके उतना बेहतर है। मैं वो आपके गले पड़नी है फिर बिल्कुल, कि अगर आप जो है वो शादीशुदा के अगर आप एक ताल्लुक में हैं और वाइफ और हस्बैंड हैं और एक दूसरे को ज़हनी सुकून नहीं दे रहे तो फिर सॉरी टू से आप देख लें कि आपका रिश्ता कहाँ पर स्टैंड कर। बहुत अच्छे, मैं कहता हूँ ये क्रक्स है उस आपकी पूरी बात का। अच्छा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद बनाओ, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, ये जो नारे आजकल हम सुनने को मिलते हैं तो इनको आप कैसे देखती हैं? अच्छा, मेरा इस पर यह है कि देखें, जहाँ तक हमारा दीन भी हमें इस बात पर कह रहा है कि औरतों के हकूक़ उनको दें, अगर तो आप अपने हकूक़ की बात करें तो वो एक बात बिल्कुल आपकी वैलिड है कि हमें हक मिलना चाहिए, बहनों को उनका विरासत में हक मिलना चाहिए, बीवी को उनका हक मिलना चाहिए, जो कि कुछ लोग हमारे यहाँ नहीं देते। तो ये नारे तो उनके लिए हो गए, लेकिन ये जो बात है ना कि अपना खाना खुद बनाएं और अपनी हर काम खुद करें, तो मुझे तो समझ ये आता है कि 1400 साल पहले की अगर हम बात करें तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपने हर काम खुद करते थे, लेकिन मोहब्बत से। सही। लेकिन अगर बीवी के ना कि आते साथ ही पुलिस ऑफिसर की तरह कि आपने खाना बनाना है और हमने ये करना है, आप ऐसा करेंगे मैं ऐसा करूँ, नहीं, ऐसे नहीं। आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस बॉन्डिंग को बनाना है कि जहां पर आपके हस्बैंड का खुद दिल करे कि मैंने अपनी बीवी की हेल्प करनी है। बिल्कुल सही। वो आप एक ऐसा एनवायरनमेंट, सेफ ऐसा जोन क्रिएट करें जहां पर आपका हस्बैंड जो उसको खुद दिल करे कि मैं इसके पेन को जो है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो शेयर करूं। मेरे अब्बा जान खुद जो है वो कुकिंग करते हैं और वो मेरी अम्मा की हेल्प कराते हैं, मेरे भाई जो हैं वो भी कुकिंग करते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप अपने बर्तन खुद उठा रहे हैं या खाना खुद सर्व कर रहे हैं या फिर आप जो है ना कभी कभार कुकिंग कर रहे हैं या बीवी के लिए चाय बना रहे हैं। नहीं, ये वो चीज़ें नहीं है कि जो हमें सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आपकी वो जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना और आपकी जो रिस्पेक्ट है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप किसी भी चीज के साथ ना कंडीशन ना करें। जब आप कोई भी कंडीशन लेके आएंगे ना, आप ऐसा करेंगी तो मैं ऐसा करूंगा, आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूंगा, आप ऐसा बोलेंगी तो मैं ऐसा बोलूंगा, वहां पर चीजें खराब होगी, वहां पर आप इगोइस्टिक हो रहे हैं। और कोई भी रिलेशनशिप जो है वो जब इगोइस्टिक होता है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो गलत ही होते हैं। वो आपका जो रिलेशनशिप है बहुत नाजुक मोड़ पर आ जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप प्यार मोहब्बत से, कहते हैं ना प्यार में तो आप कत्ल भी करा लें, प्यार में तो आप कुछ भी करा लें। तो ये वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने रिलेशनशिप को कितने प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट और हेल्दी बाउंड्रीज के साथ लेके चल रहे हैं, जहां पर दोनों जो है वो एक अच्छे के एक हेल्दी रिलेशनशिप में जो है ना वो खुद को फील करें। अच्छा, मैंने एक वो जो 8 मार्च के ऊपर एक वो बाकायदा एक जलसा भी निकालते हैं, एक वो पूरी रैली निकालती हैं इस तरह की, तो उसके अंदर वो किसी एंकर ने रोका उसको और पूछा कि भाई आप यहाँ पर हैं, आपकी जो है वो काम वाली कहाँ है? तो उसने कहा वो घर पे है। तो आपको क्या लगता है कि जो हुकूक की जंग लड़ने के लिए आगे आए हैं मैदान अमल के अंदर, तो उनको पहले तो अपने घर से ये बात शुरू करनी चाहिए कि अपनी नौकरानियाँ, मुलाजमाएँ उनको शामिल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हकूक़ की ज़रूरत तो उनको है। जो आके ऑलरेडी रैली के अंदर शरीक है उसके अंदर कम से कम इतना तो है ना कि इतनी आज़ादी तो उसके पास मौजूद है कि वो रैली के अंदर मौजूद है। तो असल में तो हुकूक, क्या आपको लगता है कि जो हुकूक की जंग लड़ने वाले मुखलिस नहीं है? अच्छा, वो जो 8 मार्च का कॉन्सेप्ट है ना, इस पर मैं ये कहती हूँ कि ऑब्जेक्टिव गलत नहीं है। उसका जो ऑब्जेक्टिव है ना वो ठीक है
कि कुछ औरतों को उनको हकूक नहीं मिलते और कुछ लोगों को वो जो डिजर्व करती हैं वो नहीं मिलता, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, और वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। लेकिन 8 मार्च को जिस तरह से एक फेमिनिन अप्रोच से पोर्ट्रे किया जाता है वो बहुत गलत है। उसके कुछ जो है स्लोगन्स बहुत गलत है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वो जो इसका एक कॉन्सेप्ट है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, वो बहुत ठीक है कि वो तो ये है कि आपका जो राइट है वो आपको मिलना, चाहे लीगली हो, सोशली हो, कल्चरली हो, या चाहे आपके दीन ने आपको दिए, वो सारे राइट्स आपको मिलने चाहिए। उसकी जो जाएंगे वो तो ठीक है। लेकिन हाँ, आपने 8 मार्च का जो कॉन्सेप्ट है उसको पोर्ट्रे अगर गलत तरीके से किया तो वो हमारी गलती है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, कुछ छोटे छोटे दिलचस्प से क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूंगा कि इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली। आपके वैसे सारे क्वेश्चन दिलचस्प थे। मैं बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब थोड़ा सा हम चाहेंगे इसको बड़ा बारीक तरीके से हम इसको देखते चले जाएं कि मुझे बताइए, जब कोई आपके पास आता है तो पहला सवाल क्या करती हैं उसे? मैं पहला सवाल क्या करती हूँ? हाँ। अच्छा, हम उनके साथ ना कैजुअल कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें उस शख्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता, और उसकी एज क्या है, उसकी स्कूलिंग कैसे थी, चाइल्डहुड में क्या था, कैसा रहा, फिर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, शादीशुदा हैं तो शादीशुदा लाइफ के बारे में, तो बड़ी जर्नल टू स्पेसिफिक जाते हैं हम। तो जर्नल क्वेश्चन शुरू में होते हैं। तो कुछ तब्दील भी होते हैं आपकी गाइडेंस के बाद? सर, मुझे लगता है कि अगर मेरा 5 साल से क्लिनिक चल रहा है तो कितनी तब्दीलियां, ट्रांसफॉर्मेशंस आ गई होंगी। हम अमूमन देखते हैं ना कि वो कहा जाता है हर बंदे ने, अगर मतलब कोई मसला है घर के अंदर, तो वो हर बंदे ने अपना एक बाबा रखा होता है। आप किसी से भी डिस्कस करें कोई केस, यार साढ़े को लो फलाना बाबा, ओदे को ले जाते यार ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप दूसरे के पास जाइए, मैं उस फलाने से तवीज़ लेके, तो मतलब हर जगह से शिफा, या तो जहाँ से अल्लाह ताला ने शिफा देनी है तो वो तो मिलती है सारा कुछ। अब मुझे बताएं, ये सोशल मीडिया है, ये इंसानी ज़हन के ऊपर कितना फ़र्क डाल रहा है? ये तो बहुत ज़्यादा, ये जो ड्रामे हमारे, बहुत ज़्यादा ड्रामों के अंदर तो सिर्फ साजिशें ही हमें दिखा रहे हैं ना। सास बहू की लड़ाई, किस तरह उसका जो है बंदा छीनना है, किसी की शादी हो गई है तो उसने कोशिश करनी है कि लड़ाई झगड़ा करवा के, तलाक करवा के उससे शादी करा। ये क्या असर डालते हैं? अच्छा सर, देखिए, हमारे इस ग्लोबल विलेज में हर चीज मौजूद है। बिल्कुल ठीक अच्छा है। ड्रामा, बुरा ड्रामा, कुछ ड्रामाज जो हैं वो सास बहू की लड़ाइयाँ दिखाई जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे ड्रामाज भी हैं जिनपे बहुत पॉजिटिव कंटेंट है। ठीक है। वो हमने चूज करना है कि हमने क्या देखना है। ठीक है। हम जैसा कंटेंट कंज्यूम करेंगे, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे जहन के ऊपर, हमारी थॉट्स के ऊपर, हमारे इमोशंस के ऊपर वैसी चीज़ इफेक्ट करेंगी। आप ऑलरेडी स्ट्रेस में थे, आपने एक रील ओपन की और आपने उस दुखी रील को 3 सेकंड देखा, आप शुरू हो जाए नेक्स्ट, आपको सारी दुखी रील्स आएंगी। आप आधे घंटे के बाद देखेंगे वो बंदा रो रहा होगा, उसका स्ट्रेस बेशक छोटा सा होगा, लेकिन वो एक डिजिटल दौर ने आपको इतना उसको एम्फेसाइज किया हुआ है कि आप उस पर इतना फोकस करेंगे, आप इतने दुखी नहीं होंगे, लेकिन वो रील्स, वो कंटेंट, वो आपको इतना दुखी कर देगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ हुआ क्या है, और आपको अपना आप इतना वो फील होगा कि पता नहीं मेरे ऊपर पता नहीं कौन सा जो है ना वो ऐसा, अल्लाह माफ करे, कौन सी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आ गई। ये आपके साइड इफेक्ट हैं आपके डिजिटल दौर के। एक तो आप कंटेंट जैसा कंज्यूम करेंगे, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन वैसा ही आपका माइंड जो है वो रिएक्ट करेगा। ठीक है। दूसरा इसमें यह है कि इसकी वजह से ना मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ना शुरू हुए, स्पेशली हमारी जनरेशन में, क्योंकि जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं ना वो बहुत परफेक्ट है और आइडियल लाइफ है। जो हमारी रियल की जिंदगी ना वो 24 घंटे की है, एक दिन, लेकिन जो हम रील देख रहे हैं वो 30 सेकंड की है, और जो हम वीलॉग लोगों का देखते हैं वो 28 मिनट्स का है या हार्डली 16 मिनट्स का है। तो उस 16 मिनट में हम सारी अच्छी चीजें दिखाते हैं, लेकिन रियल लाइफ के जो स्ट्रेसेस हैं, जो स्ट्रगल है, वो टोटली डिफरेंट है। हर बंदा अपनी जान में है। अब जब इन दोनों चीजों में कॉन्ट्राडिक्शन आती है तो फिर हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो हर्ट होती हैं। फिर हम कहते हैं उसकी जिंदगी बहुत बेहतर है, मेरी जिंदगी तो पता नहीं क्या मसले हैं, उसके साथ तो सब अच्छा हो रहा है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, वहां पे मौजें कर रहा है। बिल्कुल, वहां पर कंपैरिजन स्टार्ट होता है। आप डिजिटल दौर में सबसे बड़ी जो चीज हमारी यंग जनरेशन में वो है कंपैरिजन। हमने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। रियल और रियल लाइफ को जो है वो बिल्कुल एक लाइन में हमने जो है ना वो देखना शुरू कर दिया। दूसरा इसमें ये होता है कि हमारी जो माइंड मैपिंग हो रही है, हमने शादी कैसे करनी है, शादी किस तरह के बंदे से करनी है, शादी के लिए कौन सा बंदा बेहतरीन हो सकता है, ये हमें गूगल बता रहा है, ये हमें डिजिटल वर्ल्ड बता रहा है। ठीक है। मतलब उसके बाद जो है वो हमारे घर में हमारी पहली जो फर्स्ट नाइट है वो कैसे हमने सेलिब्रेट करनी है, ये आपका गूगल बता रहा है। आप सोचें कौन से दौर में ऐसा होता था कि जब आपकी फर्स्ट नाइट होती थी तो आप पूरा उसका वीलॉग बनाते थे, लेकिन आजकल वो एक एक चीज आपको दिखाई जा रही है। अब जब हम किसी चीज को नॉर्मलाइज करते हैं ना,
आपके इस डिजिटल दौर में सबसे मतलब मुझे लगता है नेगेटिव इफेक्ट इसका जो इसने हर गलत चीज को नॉर्मलाइज कर दिया और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को कहता है इट्स वेरी कॉमन, इससे तो कुछ होगा ही नहीं। जहां पर हम किसी दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं कर रहे, जहां पर हम जो है वो किसी के राजों का ख्याल नहीं कर रहे, जहां पर हम किसी को, अगर हमारे अंदर कोई भी किसी के बारे में गलत बात है, कोई भी हमारे अंदर कोई एग्रेशन है, कोई भी हमारे अंदर कोई बुग़्ज़ है, तो हम फौरन जाके जो है ना वो कमेंट उसकी तस्वीर के नीचे बताएंगे कि सारी दुनिया देखे कि कितना बुरा इंसान है। लेकिन हमें क्या सिखाया गया था कि हमें अगर किसी के राज पता चल जाए तो आप उनको छुपाएं। वाह, वाह, वाह। लेकिन ये जो डिजिटल वर्ल्ड है इसने कहा है किसी के राज छुप ही नहीं सकते, आप जैसे हैं आप ला के दुनिया के सामने दिखाते हैं, फलाने ऐसा किया, फलाने वैसा किया। मतलब मैं तो ये सारी चीजें आप डिजिटल वर्ल्ड में देख रहे हैं। तो ये हमारी जो सबसे पहले जो अंडररेटेड चीज है ना वो हमारी मोरल वैल्यूज हैं। हमारे बच्चों को मोरल वैल्यूज नहीं सिखाई जा रही। हमारे बच्चों के कैरेक्टर्स इतने वीक हो चुके हैं कि वो छोटी छोटी चीजों पर आकर हम रिश्ता तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने गूगल से ये देखा था, क्योंकि हमने यूट्यूब पर ये देखा था, क्योंकि हम जिनको फॉलो कर रहे हैं उनकी लाइफ के अपने कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। हमारे फॉलोअर्स गलत है ना। मतलब हम जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं या जिन लोगों को हम अपना आइडियल मान रहे हैं वो एक गलत चीज को पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो आप खुद सोचे कि हम जब सारा दिन अपनी परफॉर्मेंस देंगे वो गलत ही देंगे। बिल्कुल ऐसी है। तो हमारी ये जो सिलेक्शन है ना वो गलत है, हमारी चॉइसेस गलत है। हम भी तो देख रहे हैं हमारे ऊपर क्यों नहीं किसी को कुछ चीज इफेक्ट। मैं किसी को फॉलो नहीं करती, कोई भी लोग कोई इस तरह की चीज मैं किसी को भी फॉलो नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी राइट चॉइस नहीं है, वो मेरी राइट चॉइस नहीं। तो ये जो एक मोबाइल को इस्तेमाल करने का तरीका है ना, क्या चीज उठानी चाहिए क्या नहीं, किस वेबसाइट को देखना चाहिए किसको नहीं, ये हमारे पेरेंट्स का काम है। हमारे पेरेंट्स ने 3 साल के बच्चे को भी जो है वो यूट्यूब पर हर चीज और उसको फोन ला के दे दिया कि आप यूज करें क्योंकि इसकी जरूरत है। मैंने कितने मदर्स को मना किया है, नहीं वो देखिए इसकी क्लास के सारे बच्चों के पास फोन्स हैं तो मेरी बेटी कैसा फील करेगी। आपने अपनी बेटी से फोन लेकर उसको कुछ और देना था। अब माँ के अपने दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि उसको क्या दे, तो उसने सबसे आसान काम किया कि उसको फोन दे दिया। और बच्चा जो डेवलप हो रहा है, हमारी आज की यूथ जो डेवलप हो रही है इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, वो कहाँ से डेवलप हो रही है? मोबाइल से। अब मोबाइल में जो है वो अधूरी आधा नॉलेज है, कंप्लीट नहीं है, और वो उनके लिए बहुत डेंजरस है, उनके दिमागों के लिए। आजकल अब बच्चों से जाके पूछो वो इतने कंफ्यूज है कि उनको क्या बनना है। पहले बच्चों को फिर भी थोड़ा पता होता था कि अच्छा मैंने टीचर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है। आज का बच्चा फुल कंफ्यूज है, उसको लगता है कि अगर कोई इजीएस्ट वे अर्निंग का तो यूट्यूब पर आ जाओ, वीलॉगिंग कर लो, या फिर अगर अब्बा की ख्वाहिश है जी ये आपने बनना है तो वो उसमें भी कंफ्यूज है, अपनी जात जो है वो कुछ और डिमांड कर रही है। तो ये वो सारी चीजें हैं कि जहां पर आइडेंटिटी क्राइसिस का बच्चे शिकार हो रहे हैं, तो वो हमारी डिजिटल वर्ल्ड है कि जहां पर आपको अपनी जात समझ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आपके पास तो 5 मिनट नहीं है कि आप सेल्फ एनालिसिस कर सकें। आपके अंदर वो सेल्फ अवेयरनेस, अपनी जात से मिलना जुलना वो है ही नहीं। हमने अपनी जात से मिलना ही छोड़ दिया। आप यहाँ पर 20 लोगों को बुलाएं, चाहे 40, 30, 50 जो भी हों, आप उनसे पूछे कि लास्ट टाइम खुद से मुलाकात कब की थी, अपने अंदर की आवाज लास्ट टाइम कब सुनी थी, अपनी जो रूह की आवाज है वो कब सुनी थी। रूह तो हमारी चीखें मारी है कि मुझे आपने जख्मी कर दिया है, भाई मेरी खुराक मुझे दो, लेकिन हम उसकी खुराक उसको दे ही नहीं रहे। हम तो बॉडी की खुराक उसको नहीं दे रहे ना। हमारी बॉडी कहती है कि मुझे सिर्फ खाओ नहीं, फिजिकल एक्सरसाइजेस करो, कुछ योगा जिम करो, कोई वॉक शॉक करो, कोई लोगों से मिलो। लेकिन नहीं, हमारे इस फोन और डिजिटल वर्ल्ड ने हमें इतना जकड़ लिया है कि हम अगर उनसे हमें बहुत ज्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी उससे डीटैच होने के लिए। लेकिन आपको अपनी लाइफ में अगर हेल्दी लाइफ गुजारनी है, हेल्दी माइंडसेट के साथ चैलेंजिंग लाइफ को गुजारना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको डिजिटल इस एरा में अपने फोन और सोशल मीडिया का वाइजली यूज आना चाहिए कि कहां पर ये आपके लिए बेहतर है और कहां पर ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। वो एक वीलॉगर था ना, उसके घर चोर आ गए, मैंने कहा निकाल लो भाई जो जो तुम्हारे पास पड़ा वो सब ले आए। उसने कहा यार वो कंगन किधर है जो आपने जो है ना हफ्ता पहले खरीदे थे। अच्छा वो कंगन ले आए। कहते यार भूख लगी हुई है, वो जो कल बिरयानी बनी थी आपने फ्रिज के अंदर स्टोर की थी वो। कहते आपको कैसे पता? कहते हम आपके वीलॉगर जो है, वीलॉग्स बड़े मजे से। चोरों के लिए तो आसानी पैदा कर दी ना आपने। ये भी एक पहलू है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि हम इसको आखिर में ही इसीलिए रखा है कि लोग आपके पास आते हैं, केसेस आपके पास आते हैं, आप सारा दिन उनको सुनती हैं, उनको जो है ट्रीट करती हैं। तो मुझे बताएं कि आपने कभी उनसे सीख के अपने आप को कुछ तब्दील किया हो? बिल्कुल, मेरे क्लाइंट्स मुझे बहुत सिखाते हैं। मेरे क्लाइंट्स, अगर कोई सीनियर बहुत क्लाइंट्स हैं और कुछ ऐसी
यूथ भी मेरे पास आती है, कभी कभी वैसी बात करती है कि कभी आपने उस बारे में कभी सोचा भी नहीं होता। उनकी प्रॉब्लम जितनी डिफरेंट होगी, उनकी प्रॉब्लम जितनी यूनिक होगी, वो मेरे लिए एक न्यू चीज़ है, वो मेरे अंदर एक न्यू इनसाइट बिल्ड कर रही है। तो मुझे तो लगता है मेरा नहीं, कुछ क्लाइंट्स नहीं, मेरे सारे क्लाइंट्स मुझे बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। उनको शायद लगता है कि मैं उनको हील कर रही हूँ, लेकिन उनको नहीं पता कि वो कितनी चीज़ें जो हैं, लाइफ लेसन्स जो हैं, वो साइलेंटली मुझे देके जा रहे हैं। बल्कि कुछ लोग तो, मेरे कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जो मुझे खुद बल्कि मुझे कुछ बता के जाते हैं, मैडम आपकी ज़िंदगी में ये होगा ना तो आपने ऐसे करना है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो ये तो बड़ा ज़रूरी है कि, और जब स्पेशली जब आपके क्लाइंट्स आपको फीडबैक देके जाते हैं, वो एक बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में, कि मेरा जो क्लाइंट मुझे फीडबैक दे। अभी कल परसों मेरा एक क्लाइंट है, वो क्वेटा से आया है, क्वेटा से लाहौर आया है। तो मैंने उसको बोला कि आप ऑनलाइन सेशन ले लें। उसने कहा नहीं, पहले 2 सेशन मैंने आपसे फिजिकल लेने। ठीक है। और उसकी हिस्ट्री पिछले 25 साल की हिस्ट्री है, जो उसका एक डिसऑर्डर है, और उसके ऊपर इतने साइकियाट्रिस्ट के प्रिस्क्रिप्शंस, इतने साइकोलॉजिस्ट की, वो सारी फाइल पढ़ते पढ़ते मैं थक चुकी थी कि इतना 25 साल की उसकी वो हिस्ट्री थी। अब उसको चाहिए क्या था जो मैंने उसको दिया? वो थी एक होप कि अगर मेरे पास कोई मेरा क्लाइंट आया है तो मैंने उसको फौरी तौर पे ये नहीं कह देना कि नहीं 25 साल की हिस्ट्री है तो ये करो, तो ऐसे नहीं हुआ तो वैसे। सबसे पहले मैंने उसको काम डाउन किया, साइको एजुकेट किया और होप दी और मोटिवेशन दी सबसे पहले फर्स्ट सेशन में कि आप ठीक हो सकते हो। ये आपकी अगर 25 साल पुरानी भी बीमारी है तो आहिस्ता आहिस्ता कैसे कम होगी। बिल्कुल ठीक है। आप यकीन नहीं मान सकते कि वो शख्स जो था वो बैठ के रो रहा था कि आप मुझे जो है वो 15 या 10 या 25 साल पहले क्यों नहीं मिल गई। तो बात ये होती है कि वो जो दुआएं आपके क्लाइंट्स आपको देके जाते हैं ना, मेरे क्लिनिक पर जो मुझे लगता है पैसा तो एक जगह है, लेकिन जितनी मैंने दुआएं कमा ली ना, मुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी में कुछ गलत हो सकता है। क्या बात कि हमारे यहाँ समटाइम्स ग्रैंड फादर्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो जब उनका बच्चा देखते हैं ना कि वो हील हो रहा है या उनको कोई उम्मीद नजर आती है तो वो रोना शुरू हो जाते हैं। वो शुक्रगुजारी के आंसू होते हैं, वो खुशी के आंसू होते हैं कि हमारा बच्चा, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स अपने जो है वो बच्चों को रोता हुआ तकलीफ में नहीं देख सकते। तो जब आपको कहीं से थोड़ी सी भी उम्मीद की किरण नजर आती है ना, और जो शख्स उसकी वजह बनता है, तो आप फिर उसके लिए ना बहुत दुआएं करते हैं। बिल्कुल। समटाइम्स लोग ऐसे बोलते हैं कि ये फीस आपकी कुछ भी नहीं है जो आपने हमें दिया है, जिस टाइम से, जिस प्यार मोहब्बत से। तो मुझे लगता है कि मेरे क्लाइंट्स तो मुझे बहुत कुछ सिखा रहे हैं। मेरा जो काम है वो मेरे लिए इबादत है कि उसमें मुझे इतना सुकून मिलता है। मुझे समटाइम्स कुछ लोग पूछते हैं कि भई आप इतने क्लाइंट्स चेक करती हैं तो आपका अपना दिमाग नहीं खराब होता, आप खुद पागल नहीं होती, आप खुद डिस्टर्ब नहीं होती? तो मैं ये समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा मरीज़ नहीं जिसने मुझे मेरी रात की एक भी नींद उड़ाई हो। हाँ, मेरे अपने मसले मेरी रातों की नींदें ज़रूर उड़ा सकते हैं, लेकिन मेरे क्लाइंट जो हैं वो कभी मेरी रातों की नींदें नहीं उड़ा सकते। तो ये वो चीज़ है कि आप जब देखते हो ना कि आप लोगों को हील कर रहे हो, लोगों के कितने मसले हैं, आपने उनको कितने मसलों से निकाल लिया है, आपने लोगों के घर टूटने से बचा लिया है। किसी के डिवोर्स होने वाली थी लेकिन आपने पैचअप करा दिया, किसी की दूसरी तीसरी शादी थी आपने वो बचा दी, किसी की जॉब जाने वाली थी लेकिन आपने उसको गाइड करके उसकी जॉब बचा दी। तो आप उसको, आपके पास जब स्पेशली सुसाइडल केस आते हैं कि वो बंदा सोच रहा है कि भाई मैं खत्म, ये दुनिया खत्म, हर तरफ अंधेरा है, तो आप उसको वो उम्मीद दिखाते हो और वो जब आपको फीडबैक देके जाता है तो आपकी फीलिंग्स डिफरेंट होती है। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए उससे बेहतरीन और उससे अच्छी चीज़ कोई हो सकती है। क्या बात है। आप कितनी फीस चार्ज करते हैं? या फिर वो जो पेशेंट होता है उसके स्टेटस को देख के आप उस हिसाब से? नहीं, जो नीडी और डिजर्विंग होते हैं उनसे मैं ज़रूर कंसेशन कर लेती। कुछ लोग, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिस्काउंट होता है, वो शुरू से ही डिस्काउंट होता है। ठीक है। और बाकी जो आपके रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनके लिए जो है वो मेरी फ़ीस 3000 है, 3000 पर सेशन। एक अच्छा सा पैगाम आपने कैमरे की तरफ देख के आप चाहती हैं कि जो रिलेशनशिप है उसके हवाले से, क्योंकि मेरा तो ख्याल है कि आपके तमाम ही जवाबात ऐसे थे कि जो कि मेरे ख्याल में उनके लिए मुफीद मशवरे ही थे, लेकिन एक ख़ास जो चीज़ आप समझती हैं खुद से कि उनको आप कहना चाह रही हैं कि ये तरीका इख्तियार कर लें तो आपका रिलेशन अच्छा चल सकता है। अच्छा, मेरा आज का जो स्पेशल मैसेज है वो उन सारे यंग मैरिड कपल्स के लिए है कि जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो आप इम्परफेक्ट लोग होते हैं। तो आपने अपने रिलेशनशिप में अगर आप चाहते हैं कि वो हेल्दी रहे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एज अ टीम काम करें, मैं से आप हम में आएँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे के लिए इमोशनली अवेलेबल रहें और आपका जो कम्युनिकेशन गैप है वो नहीं आना चाहिए।
अगर आपका कोई भी मसला है तो उसको रात को रिजॉल्व किए बगैर आप बेड पर ना जाएं। और दूसरी एक ज़रूरी बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है मियाँ बीवी की बात करना, सबके सामने मजाक बनाना या मजाक में तारीफ़ करना। तो अगर आपको अपने पार्टनर्स में कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको गलत लगती है, लगता है इम्प्रूवमेंट है, तो आप अपने रूम के अंदर आके एक दूसरे को गाइड करें। हमारे यहाँ ये आजकल की जनरेशन में दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन कि नहीं वो तो फ़न था, सब बात कर रहे थे। तो आपके रिलेशनशिप में मोहब्बत रहे या ना रहे, एक दूसरे की इज्जत ज़रूर रहनी चाहिए और अपने रिलेशनशिप में हेल्दी बाउंड्रीज़ को ज़रूर बनाएं। हेल्दी बाउंड्रीज़ के साथ साथ आपने ये ज़रूर देखना है कि आपका जो पार्टनर है आपके साथ इस रिलेशनशिप में कितना ग्रो कर रहा है। अगर तो आपके सुकून की वजह से, आपके साथ की वजह से आपका पार्टनर की जो है वो ग्रोथ हो रही है, वो चाहे पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो, तो आप देखेंगे कि आपका ये जो रिलेशनशिप है बहुत हेल्दी रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मुबशरा। और मैं कहूँगा कि आज का सेशन करने के बाद मतलब मेरे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं और मतलब मैंने बहुत ज़्यादा आपसे लर्न किया। थैंक यू। अहबाब गिरामी, आपने मुबशरा को सुना, हमेशा अवेलेबल रहती हैं, बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत जो है हमें मशवरों से भी मुस्तफ़ीद करती हैं और बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ का जवाब देती हैं। तो बाकी आप किसी किस्म का सवाल है जो आप समझते हैं कि आपको इसके मुतल्लिक जो है गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेशन के अंदर शामिल कर सकते हैं। हम दोबारा भी इनको मदऊ करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।